हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर साहिल का ज्ञान। आई एम अंजलि अग्रवाल और आज अपन पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस का 2024 का R2 सॉल्व पेपर। अपन सबको पता है कि R2 के एग्जाम्स आने वाले हैं, डेट शीट्स आ चुकी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होते हैं आपके पीवाईक्यूज, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो रिपीट किए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर वो होते हैं फ्रॉम द पीवाईक्यूज। तो ये पूरा का पूरा पेपर जो है अपन इसी वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपना पार्ट ए की। 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके अंदर ऑफ द 20 मार्क्स। मतलब कि आप 20 मार्क्स अगर दिए चाहते हो आप लोग, तो आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पड़ेंगे। एंड इन क्वेश्चंस की मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 4 to 5 लाइन्स होती है। लाइक अगर आपने 4 to 5 लाइन्स के अंदर इस आंसर को पर्टिकुलर लिख दिया तो आपके मार्क्स जो है वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ अपन स्टार्ट करते हैं। लाइक पहला अपना जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ कैंडिडेट की इज डिफरेंट फ्रॉम द सुपर की, ठीक है। हाउ कैंडिडेट की इज डिफरेंट फ्रॉम द सुपर की। अब देखो कीज, पहली बात तो ये जो कीज है ये होती क्या है? कीज बेसिकली होती हैं आपके एट्रीब्यूट्स। क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब कि आपके डिफरेंट कॉलम्स, मतलब कुछ ऐसे कॉलम्स जो कि आपकी पर्टिकुलर सारी की सारी चीज को, मतलब आपके एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे कि अपन बात करें अगर की अपनी जो टेबल है उसके अंदर मान लो कि ना एक स्टूडेंट आपकी टेबल है जिसके अंदर अपने पास स्टूडेंट आईडी एक की है, तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे क्या है? अपना एट्रीब्यूट भी और ये अपनी की भी है जिससे अपन पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज दिस is your answer, where candidate key is what? Candidate key is the minimum set of attributes that uniquely identifies a tuple। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं ना आपको, तो सुपर की और कैंडिडेट की में जो सबसे मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि कैंडिडेट की में हमेशा एक ही की होती है, एक ही यूनिकली एट्रीब्यूट होता है जो कि पूरे के पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली बता सकता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अपन एट्रीब्यूट को लेके नहीं चलते हैं। जबकि सुपर की के अंदर क्या होता है? सुपर की के अंदर सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, मतलब कि इसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर अपन इसको ना एक टेबल मान लो कि एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के अंदर अपने को स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट की होगी तो वो कैंडिडेट की तो क्या होगी? अपनी स्टूडेंट आईडी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी से अपन पर्टिकुलरली हर एक बच्चे को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अपना जो सुपर की होगी उसमें क्या क्या आ जाएंगे? सुपर की में अपना रोल नंबर भी आ सकता है, अपना नेम भी आ सकता है, ठीक है, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज लिख रखी है कि मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है? एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ये कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को कंटेन ही नहीं करता है, इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये मिनिमल सुपर की होती है, मतलब कि सुपर की में से भी अपन ने एक बहुत ही यूनिक की को छांट दिया गया है। एंड इसके अंदर क्या होता है? ये मिनिमल हो भी सकते हैं, यानी कि हो भी सकता है कि इसमें एक ही की हो, एक ही एट्रीब्यूट हो, या फिर हो सकता है कि ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना रोल नंबर। इसमें एग्जांपल दे रखा है जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर एक स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर स्टूडेंट को अगर जो है स्टूडेंट को अपने को पहचानना है तो उसके लिए सबसे मेन चीज तो क्या जरूरी है? रोल नंबर। तो कैंडिडेट की तो अपना रोल नंबर ही होगा, लेकिन यहाँ पे सुपर की में अपन रोल नंबर भी ले सकते हैं, नेम भी ले सकते हैं। रोल नंबर से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नेम से भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड नॉन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो देखो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, क्या समझ में क्या आ रहा है आपको? ठीक है, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर से आप क्या समझ पा रहे हो? तो मेरे हिसाब से तो इतना ही समझ पा रहे हो कि स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीजें फ्लो में होंगी, और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब सिंपल सा ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। तो देखो अपन ने है ना पहले भी इस चीज को पढ़ा है कि डीबीएमएस के अंदर दो तरीके से होती हैं चीजें। एक पूरा प्रॉपर जो टेबल्स के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें अपने पास रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, और एक जो होता है ना उसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, मतलब जिसको अपन टेबल या फिर रोज की फॉर्म में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दो ही अपने पास जो है टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। इट्स लाइक अपन जिस तरीके से अपन जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से अपन डेटाबेस में अपना जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है, ठीक है। अब अगर अपन फाइंड आउट करें कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली
डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, मतलब कि अपने पास एक फॉर्मेट दे दिया। यार एक बात बताओ ना, इसको ऐसे समझ लो तुम लोग तो कि एक एक्सेल शीट दे रखी है, एक तो एक एक्सेल शीट में अपन ने डेटा लिख रखा है और एक अपन ने वर्ड में डेटा लिख रखा है, ठीक है। एक्सेल शीट का डेटा कैसा है, ऑर्गेनाइज, क्योंकि उसमें अपन रोज भी बनाएंगे, उसको कॉलम्स भी बनाएंगे एंड पर्टिकुलर टेबल बना के अपन लिखते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, चीजें तो वही लिखी गई है, लेकिन क्या उसमें कोई टेबल टाइप कंटेंट बनाते हैं, अपन जनरली नहीं बनाते हैं, ठीक है। चीजें सारी लिखी हुई होती है, लेकिन कुछ लाइन वाइज फॉर्म में लिखी हुई होती है, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखी हुई होती। तो इसमें कोई भी प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसा अपन चाहते हैं वैसा स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो है बिल्कुल प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है कि यही फॉर्मेट है और इसी के अंदर आपको लिखना है, यही एट्रीब्यूट्स होंगे, यही आपके टपल्स होंगे और उनके अंदर अपने को लिखना है। दूसरा, ये वही रोज और कॉलम्स में लिखे जाते हैं और इसमें अपन जो है टेक्स्ट जो भी लिखते हैं, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, ये सारा जो होता है अपना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। ये जो होता है ये अपन इजीली इसको सर्च भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। यानी कि सर्च करने का सिंपल सा मतलब ये है कि ना अपने को कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है तो अच्छा ठीक है, ये अपनी टेबल है, इसमें से अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये अपना मैनेज करना भी इजी है कि ये अपनी टेबल है और इस जगह पे यूज करी गई है, एक क्वेरी लगाएंगे और सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे चीजों को सर्च करना और एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज अपने को पूरे के पूरे डेटा को एक साथ देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज है, आपके डेटाबेस के टेबल्स और एक्सेल शीट्स आ जाते हैं। यहाँ पे अपने मेल्स, इमेजेस, सोशल मीडिया जितने भी पोस्ट्स होते हैं, ये सारे अपने किस में आते हैं, अपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आते हैं, ठीक है। होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब टेबल, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब नो टेबल, है ही नहीं टेबल, कोई फॉर्मेट ही नहीं है, हमारी मर्जी होगी हम उस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट्स? व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट्स? क्या होता है एट्रीब्यूट्स? अपन ने अभी पढ़े, अभी तो आप बोल रहे थे कि मैम की का मतलब ही एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। आपने बोला कि की एट्रीब्यूट्स ही की होते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स बेसिकली अगर मैं बोलूं कि एट्रीब्यूट्स क्या है, तो एट्रीब्यूट्स कुछ एक एंटिटी है, ठीक है। एंटिटी क्या है अपनी, लेट्स सपोज अपन एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट, क्या, ठीक है, एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट अपने पास क्या है, टेबल है। अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या होगा, अपन ने अलग अलग टेबल्स बनाए, ठीक है, अलग अलग कॉलम्स बनाए। अब इस कॉलम्स के अंदर अपन क्या लिखेंगे, एक के अंदर लेट सपोज रोल नंबर लिखा, एक के अंदर नेम लिखा, ठीक है, एक के अंदर अपन ने लेट सपोज सेक्शन लिख दिया, एक के अंदर डिपार्टमेंट लिख दिया, ठीक है, कि पर्टिकुलर बच्चा जो है इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, कुछ भी अपन ने लिख दिया, ठीक है। तो वो जो अपन ने टेबल बनाई है ना, उस टेबल के अंदर जितने कॉलम्स अपन ने क्रिएट करे हैं डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज बताने के लिए कि हमारी स्टूडेंट जो है वो तो एंटिटी है, स्टूडेंट के बारे में हम डेटा लिखेंगे, लेकिन क्या डेटा लिखेंगे, कितने तरीके का डेटा होगा, ठीक है, वो क्या होते हैं अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इन द डेटाबेस। एक एंटिटी है अपने पास स्टूडेंट, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका क्लास, उसका मेल आईडी, फोन नंबर, वो सारी चीजें क्या होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। मतलब एट्रीब्यूट्स का सिंपल सा मतलब अगर तुम एक सिंपल भाषा में मैं तुमको समझाऊं ना, क्लियर कट भाषा में, तो कुछ भी नहीं है, एक टेबल है, टेबल के अंदर जितने टाइप्स ऑफ कॉलम्स होते हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो वही चीज रखिए, रिप्रेजेंटेड एट कॉलम्स, और हर एक एट्रीब्यूट जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को कवर अप करता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास, ये सारे अपने क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं कंसेप्ट्स ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है। अब अगर किसी ने इसको पहले से समझ रखा है तो कमेंट्स में बताना कि क्या समझा है आपने प्राइमरी की से, आप लोग क्या समझते हो। पॉज आउट करो और खुद सोचो कि प्राइमरी की क्या होती है। अच्छा, रिमाइंड करो कि हमने जो कोर्स में पढ़ा है उसमें प्राइमरी की क्या होती है, एंड देन आंसर करो। ओके, सो इसके बाद चलो अपन आ जाते हैं अपने आंसर पे, क्योंकि आंसर तो बताना जरूरी है और वो मैं ही बताऊंगी, तो ठीक है। सो प्राइमरी की जो है एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को। मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो मैंने आपको पहले समझाया था कैंडिडेट की में क्या होता है, वही चीज होती है ना कि एक यूनिकली अपने को किसी चीज को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि मतलब ये डेटा मुझे मिल गया ना तो मैं उस बंदे की पूरी जन्म कुंडली निकाल दूंगा, वही होती है अपनी प्राइमरी की, वही होती है अपनी प्राइमरी की। प्राइमरी की कुछ नहीं है, एक एट्रीब्यूट है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है
जिससे अपन एक पूरे रिकॉर्ड को टेबल के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये अपन ने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट टेबल बनाई है, तो स्टूडेंट के अंदर अपन ऐसी कौन सी चीज है जिससे अपन पूरे के पूरे रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये चीज अपने को स्टूडेंट के अंदर पता चल गई ना, तो अपन इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल देंगे स्कूल के अंदर। क्या है वो? रोल नंबर पता चल गया, ठीक है, नेम भी पता कर लेंगे, फोन नंबर भी पता चल जाएगा, अच्छा फीस कितनी जमा है वो भी पता कर लेंगे हम, ठीक है, उसके पापा का नंबर भी फाइंड आउट कर लेंगे, सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये अपने को प्राइमरी की पता है, दैट मीन्स रोल नंबर अपने को पता है, तो यहाँ पे रोल नंबर क्या होगा? अपना प्राइमरी की होगा। प्राइमरी की कुछ भी नहीं है, एक पर्टिकुलर टेबल है, टेबल के अंदर या फिर एक रिकॉर्ड के अंदर एक एट्रीब्यूट जिससे अपन, एक या फिर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट जिससे अपन पूरा का पूरा टेबल जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती, ऐसा नहीं होता कि और कोई भी नल वैल्यू भी नहीं होती, ऐसा भी नहीं होता कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक प्राइमरी की जो है वो एक कैन बी प्रेजेंट इन अ रिलेशन, मतलब कि एक प्राइमरी की जो है वो एक रिलेशन में आनी चाहिए। मतलब कि ओनली वन प्राइमरी की कैन बी प्रेजेंट इन अ रिलेशन, मतलब कि एक रिलेशन के अंदर केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है। इट इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। जैसे स्टूडेंट टेबल में क्या होता है? रोल नंबर क्या है? उसकी प्राइमरी की है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अपना जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लिस्ट आउट एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अपने को पता है क्या होता है, बताओ जल्दी से। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? वो इंसान जो कि डेटाबेस को संभाल रहा है। जैसे कि आपके कॉलेज का जो डेटा है उसको जो संभाल रहा है ना, वो आपका कौन है? वो डीबीए है, मतलब वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि पूरी की पूरी चीजों को संभाल रहा है। तो इसी तरीके से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो उसकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने को जस्ट बतानी है, ठीक है। अब 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी है? देखो, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को दे रखी है मैनेजिंग डेटाबेस सिक्योरिटी। मतलब कि सबसे मेन चीज अपना आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा। डेटा है ना एक इंसान के पास, तो उसके पास सब कुछ है, ठीक है। और उसी डेटा को सिक्योर करना भी तो कितना जरूरी है। मान लो कि अपने को पता चला अपना पास फोन है, फोन जो है अपन ने किसी को भी दे दिया, अच्छा वो बैठ के अपने जो है सारे इमेजेस फाइंड आउट कर रहा है, उसमें से सारे जो है अपने चैट्स निकाल रहा है, अपने फोटोज निकाल रहा है, अपने कॉल्स निकाल रहा है, तो इज इट गुड? नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेटाबेस की सिक्योरिटी। वो कौन करेगा? वो टीबीए करेगा, दैट मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। कि वो ये क्या करेगा कि अनऑथराइज जितने भी एक्सेस है, कि भाई मेरा जो फोन है ना वो केवल मैं चला सकती हूँ, कोई और नहीं चला सकता, वो कौन निकालेगा? वो अपना डीबीए निकालेगा, कि भाई कोई भी आलतू फालतू बंदा जो है ना मेरे डेटाबेस को नहीं छेड़ सकता, ठीक है। नेक्स्ट, बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अपन लगाते हैं ना व्हाट्सएप पे डेटा बैकअप पे, क्यों? क्योंकि पता चला कि अच्छा चैट सी उड़ गई कुछ टाइम बाद, या फिर डेटा फुल हो गया, अपनी मेमोरी फुल हो गई, उसके बाद डेटा उड़ गया, इसलिए अपन क्या लगाते हैं? बैकअप पे लगाते हैं। तो इसी तरीके से अपने डेटाबेस को बैकअप की जरूरत होती है, वो कौन करता है? वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तीसरी चीज कि डेटाबेस की परफॉर्मेंस को हमेशा इंप्रूव करना और मॉनिटर करना कि क्या डेटाबेस सही से चल रहा है, क्या पर्टिकुलर चीजें जो है वो डेटाबेस के अंदर आ रही है, वो सारी चीजें कौन फाइंड आउट करता है? वो भी अपना डीबीए फाइंड आउट करता है। तीन ही काम है। पहला, डेटाबेस की सिक्योरिटी। दूसरा, अब सिक्योर कर लिया तो मान लो कि नहीं कर पाए तो रिकवर भी करना आना चाहिए। और तीसरा कि क्या डेटाबेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। 3 ही चीजें हैं, ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। हो गया, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, कर लोगे। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? अच्छा एक बात बताओ कि आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो बुक होती है एक, उसके अंदर इंडेक्स का काम क्या होता है? सोच के बताना कमेंट्स के अंदर कि आपकी बुक के अंदर इंडेक्स का काम क्या होता है। उसी से कुछ ना कुछ इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर रिलेट करता है, ठीक है। तो अगर ये देखें, इंडेक्सिंग इज अ टेक्निक टू स्पीड अप द रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल। मतलब सिंपल सी बात है, इसको सिंपल से एग्जांपल से समझे तो वही है कि बुक की इंडेक्स क्या करती है, कि अब अपने को बुक की इंडेक्स अगर अपन ने लिख ली ना, तो अपने को जो है हर एक पेज पे जाके ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि अपना डेटा कौन से पेज पे कौन सा डेटा है। क्या करेंगे अपन? उसके अंदर चेक करेंगे, अच्छा अपने को ये वाला डेटा चाहिए, अपन ने ये डेटा निकाला और काम खत्म।
यही चीज होती है डीबीएमएस के अंदर, टू स्पीड अप द रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल। मतलब कि अपने को क्या करना है, इट क्रिएट्स अ सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स अलोंग विद देयर एड्रेसेस। मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक डिफरेंट अपने पास डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स, उनके एड्रेसेस जो होते हैं वो हो जाते हैं। एंड इंडेक्सिंग बेसिकली सर्च करने के लिए काम में लिया जाता है, मतलब फास्टर सर्चिंग के लिए काम में लिया जाता है रिकॉर्ड्स को, बिना पूरी की पूरी टेबल को एंटायरली स्कैन करे हुए। मतलब सिंपल सा यही है कि डेटा को रिट्रीव करने के लिए काम में लिया जाता है, डेटा फास्टर रिट्रीव हो जाता है, अपने को रिकॉर्ड्स को पूरे को एंटायर टेबल में को सर्च नहीं करना है, अपने को जो है फास्टर सर्चिंग के लिए काम में लिया जाता है इंडेक्सिंग। ठीक है, और ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है इन द डेटाबेस। क्यों? क्योंकि इंसान का टाइम बच रहा है ना यार। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। और वो टाइम कैसे बचा रहे हैं? अपन इंडेक्सिंग करके। बुक्स के अंदर इस कुछ ना कुछ तो भाई, बुक्स के अंदर माना कि ये वाला जो पेज होता है अपन सब स्किप करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्सिंग के बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी? वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अच्छा एक बात बताओ, रियल लाइफ के अंदर वीक कौन होता है और स्ट्रॉन्ग कौन होता है? रियल लाइफ के अंदर वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है? वीक वो बंदा है जो खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, उसको किसी भी काम, कुछ भी काम करने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और स्ट्रॉन्ग बंदा कौन सा होता है? जो कि खुद से काम कर सकता है, जिसको किसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यही चीज होती है वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी में। तो वीक एंटिटी बेसिकली कौन सी होती है अपनी? स्ट्रॉन्ग एंटिटी तो वो एंटिटी है जिसमें खुद की उसकी प्राइमरी की है, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है इंडिपेंडेंटली, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। वीक एंटिटी बेसिकली वो एंटिटी सेट होता है जिसमें खुद की तो प्राइमरी की होती नहीं है और हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि वीक एंटिटी जो है ना वो पार्शियल की से फाइंड आउट की जाती है, और जो प्राइमरी की है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ठीक है, मतलब जो अपनी पार्शियल की होती है ना, जिसके लिए अपने को दूसरे बंदे की भी जरूरत है, दूसरे एट्रीब्यूट की भी जरूरत है, वो अपना क्या सी है? वीक एंटिटी है। और जो अपनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है वो कौन सी है? अपनी प्राइमरी की, जिससे भाई मैं तो अपने आप में पूरा हूं, अगर मुझे मेरी जानकारी है ना तो मैं तो सब कुछ फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी कौन सी है? कि भाई मैं तो अकेले कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो किसी और बंदे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब जैसे कि एक टेबल अगर ये एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और जो ये डिपेंडेंट नहीं है, सॉरी, इट इज डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको सही कर देंगे अपन। ठीक है, इट इज डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट, ठीक है, लिख लेंगे, याद रखना। तो यहाँ पे वही चीज है कि डिपार्टमेंट जो है अपना वो अपनी वीक एंटिटी है, क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रही है। जबकि किस पे? एम्प्लॉय पे। भाई एम्प्लॉय पता होगा तभी डिपार्टमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिना डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, एंड एम्प्लॉय जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है कि एम्प्लॉय है तो है, हम हमारे तो खुद का भी डेटा है। ठीक है, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से नेक्स्ट आ जाते हैं अपन क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज, व्हाट इज क्वेरी लैंग्वेज? क्या होता है क्वेरी लैंग्वेज? ठीक है, भाषा तो सबको पता है, क्वेरीज यहाँ पे जो है अपन डेटाबेस से बातचीत जिससे करते हैं उसे अपन क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, एआई से बात किस में करते हैं? जनरली इंग्लिश में। और मम्मी से कैसे बात करते हैं? हिंदी में। डेटाबेस से कैसे बात करते हैं? क्वेरी लैंग्वेज में। ठीक है, अब अपन देखें तो क्वेरी लैंग्वेज क्या है? क्वेरी लैंग्वेज कुछ नहीं है। क्वेरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिससे अपन डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, और मतलब डेटाबेस में सारा काम कर रहे हैं। मतलब सिंपल सा यही है कि क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू अपन डेटाबेस से बातचीत करते हैं और उसके अंदर चीजों को अपडेट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना और रिट्रीव करना, वो सारा काम करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपन को जो है कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज है, नॉर्मल सी चीज है। किसी से बातचीत करना लैंग्वेज होता है, अब डेटाबेस से बातचीत करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यूजर का डीबीएमएस से कम्युनिकेशन के लिए अपन किसकी यूज करते हैं? मतलब एक यूजर को अगर ये डीबीएमएस से बातचीत करनी है तो अपन क्या यूज करेंगे? क्वेरी लैंग्वेज यूज करेंगे। उसके अंदर बेसिकली ऑपरेशंस बता सकते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव। ठीक है, इसका मेन एग्जांपल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या फिर रिलेशनल अलजेब्रा। सबसे मेन चीज, कुछ भी मत लिखो, किस लिए काम में लिया जाता है?
यूजर और डीबीएमएस, यूजर को डीबीएमएस से बात करवाने के लिए, ठीक है। इससे डेटा रिट्रीव भी करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, डेटा इंसर्ट भी करते हैं, अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही लिखकर आना एग्जाम के अंदर, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है अपने को। नेक्स्ट आ जाइए स्कीमा, डिफाइन इंस्टेंस एंड स्कीमा। व्हाट इज इंस्टेंस एंड व्हाट इज स्कीमा, ठीक है। तो ये भी टेबल से रिलेट कर रहा है, दिखने में समझ में आ रहा है अपने को, टेबल से ही कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है। तो स्कीमा का मतलब है कौन सा डेटा आएगा, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब है उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर क्या आने वाला है, ठीक है। रोल नंबर के अंदर कौन कौन से रोल नंबर हैं, ठीक है, किस किस का रोल नंबर है, नेम के अंदर किस किस का नेम है। तो वहां पे जो रोल नंबर नेम क्लास है वो अपनी क्या है, स्कीमा, और उसके अंदर जो हम डेटा लिख रहे हैं वो क्या है, अपना एट्रीब्यूट। तो स्कीमा बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है, और उसके अंदर जो अपन कंटेंट डाल रहे हैं वो अपना क्या है, इंस्टेंस है, ठीक है। तो स्कीमा लॉजिक स्ट्रक्चर या फिर डिजाइन करता है डेटाबेस को, और ये क्या है, एक्चुअल डेटा है। स्कीमा जो होता है मोस्टली फिक्स ही रहता है, और इंस्टेंस जो होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि हमने बोल दिया रोल नंबर। अब यार हर बार हर साल जो है बच्चों के रोल नंबर तो सेम ही, मतलब डेटा तो सेम ही रहेगा ना, कि रोल नंबर चाहिए, मेल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन बच्चे चेंज होंगे तो डेटा चेंज होगा। तो इंस्टेंस चेंज होता है, स्कीमा फिक्स रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। काफी कम चीजों में चेंज होता है। पार्ट ए के लास्ट क्वेश्चन पे अपन नल वैल्यूज क्या होती हैं। अब नल का है ना सिंपल सा मतलब, अगर ये मैथमेटिक्स में देखे ना तो क्या होता है, जीरो। तो क्या ये जीरो है, जीरो वैल्यू को नल बोल देंगे? नहीं यार, नहीं बोलेंगे। तो नल वैल्यूज क्या है, नल वैल्यूज क्या है, अगर कि अपने डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू अननोन है, या फिर अपने को वो वैल्यू एब्सेंस में है, अनअवेलेबल है उसका डेटा, तो वो जाती है नल वैल्यू। वो क्या होती है अपनी नल वैल्यू। तो नल वैल्यू जो होती है डीबीएमएस में वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कि ये वैल्यू मिसिंग है या फिर ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जीरो या फिर ब्लैंक स्पेस है, इसका मतलब ये है कि मिसिंग है वैल्यू, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि स्टूडेंट का मिडिल नेम है तो वो जनरली नहीं होता है, तो उसको अपन कैसे कर देते हैं, नल में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ओके, विद दिस अब आ जाते हैं अपन पार्ट बी पे, और इसके साथ अपन ने कंप्लीट कर लिया है अपना पार्ट ए। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 20 मार्क्स पक्के, एक एक क्वेश्चन पढ़ जाना, ठीक है। 20 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब 20 मार्क्स तो क्या ही बोलूं, लेकिन हाँ क्वेश्चंस काफी सारे रिपीट होते हैं, और मेजरली ए सेक्शन के तो बहुत सारे रिपीट होते हैं, ठीक है। तो पढ़ के जाना सारे क्वेश्चंस, और ट्रिक से पढ़ो, ठीक है। चीजों को थ्योरी मत रटो, थ्योरी तो तुम लोग खुद से भी लिख लोगे। एक कॉन्सेप्ट याद रखो, अच्छा स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, इंस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल डेटा होता है। तो वो जो चीजें होती है ना, फिर तो अपन इंजीनियर्स होते ही एक्सपर्ट हैं, मतलब एक वर्ड से कैसे पूरी पूरी लाइन बनानी है वो तो अपन को बहुत अच्छे से आता है, तो अपन बना लेंगे। तो बेसिकली लॉजिक समझो चीजों का, ठीक है। ओके, सो पार्ट बी स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट बी में अपने को सबको पता है कितने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, 5 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं आउट ऑफ 7, और इसका जो टोटल वेटेज होता है वो भी कितना होता है, 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ट्रांजेक्शंस। व्हाट आर ट्रांजेक्शंस, और उसकी वेरियस स्टेट्स को डिफाइन करना है विद द सुटेबल एग्जांपल और विद द सुटेबल डायग्राम, ठीक है। देखो इसको ना सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये समझो ट्रांजेक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या है, बैंक पे जाओ आप, तो बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन करते हो। बैंक के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, अपनी पेमेंट ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। पेमेंट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि हमने जो है किसी एक के अकाउंट से पैसा निकाला और दूसरे के अकाउंट में डाला, क्या है, ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब इसमें तुम डेबिटेड भी कर सकते हो, तुम्हारे अकाउंट से क्रेडिट भी कर सकते हो, उसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ होता बेसिकली यही है कि एक के अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। वही ट्रांजेक्शन है, एक्चुअल में वही क्या है, अपना ट्रांजेक्शन है। और इसकी अलग अलग स्टेट्स निकालनी है, फटाफट से समझते हैं। देखो तो ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस, ठीक है। मतलब कि
कुछ ऐसे ऑपरेशंस जो कि हम डेटाबेस में परफॉर्म कर रहे हैं जो या तो पूरी तरीके से कंप्लीट होंगे या फिर होंगे ही नहीं। ठीक है, ट्रांजैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूँ ना, सबसे डेटाबेस की सबसे अच्छी चीज क्या है कि या तो कोई भी काम होगा ना वो कंप्लीटली होगा या फिर वो होगा ही नहीं। ट्रांजैक्शन की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी यही है। ठीक है, ये जो है ना ये एसेट प्रॉपर्टी पे काम करता है, यानी कि अपन बोले तो करेक्टनेस होती है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेटा के अंदर, वो सारी चीजें अपनी एसेट प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो एसेट प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है ये। और ये चीज जरूर लिखना कि ट्रांजेक्शन के अंदर या तो काम पूरी तरीके से होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन होते हैं डेटाबेस पे परफॉर्म करते हैं अपन, या तो पूरे होते हैं या तो नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बैंक का ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर 500 रुपए अपन ने डेबिट करे हैं अकाउंट ए से और 500 रुपए क्रेडिट करे हैं अकाउंट बी में। ठीक है, तो दोनों ऑपरेशंस आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक ट्रांजेक्शन बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए के अकाउंट से तो डेबिट हो चुके हैं लेकिन बी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए, तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है और फिर दोबारा से प्रोसेस जब होगी ना तो दोबारा से अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट होंगे चीजें। ठीक है, अब जो अपन ने बात करी ट्रांजैक्शन स्टेट्स की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम आपको बना के आना है एग्जाम के अंदर और पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है और आपसे है ना और पूछा जाता है लाइक स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ये डायग्राम जरूर बना के आना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर देख लो कितने स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 स्टेट है। पहले कौन सी है, देखो सबसे पहले क्या होगा, एक बैंक ट्रांजैक्शन से चलते हैं। ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले एक्टिव स्टेट, मतलब कि हम फॉर्म भर रहे हैं, भरा नहीं है अभी तक, कुछ नहीं करा हमने, बस हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है कि हमने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है, तो वो होती है अपनी एक्टिव स्टेट। और उसके अंदर होते हैं अपने रीड राइट ऑपरेशन। ठीक है, दूसरे होते हैं पार्शियली कमिटेड स्टेट। पार्शियली कमिटेड स्टेट का मतलब हमने फॉर्म पूरा भर चुका है लेकिन अभी तक कमिट नहीं हुआ है। कमिट ना होने का सिंपल सा मतलब क्या है कि अपना जो है फॉर्म पूरा फिल हो चुका है लेकिन अभी तक पैसे क्रेडिट और डेबिट होने का काम नहीं हुआ है, या फिर परमानेंटली चीजें जो है वो नहीं हुई है। ठीक है, ट्रांजेक्शन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट होता है कमिटेड स्टेट। कमिटेड स्टेट के अंदर कि अब डेटाबेस में परमानेंटली चीजें स्टोर हो चुकी हैं, दैट मींस कि परमानेंटली ए के जो 500 थे वो बी के 500 में आ चुके हैं, मतलब बी के बैंक में 500 आ चुके हैं और ए से 500 कट चुके हैं, वो पूरा का पूरा डेटाबेस में जा चुका है और इस स्टेट पे आने के बाद कुछ भी चीजें चेंज नहीं होती हैं। पार्शियली कमिटेड स्टेट में अभी तक डेटाबेस में परमानेंटली चीजें स्टोर नहीं हुई है, दैट मींस अपन इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अभी भी अगर अपन चाहे ना कि ए से अपने को 500 नहीं 1000 रुपए चाहिए तो अपन ले सकते हैं, लेकिन इसमें कमिटेड स्टेट में जाने के बाद ये चीज नहीं होती है। ठीक है, देन होती है अपनी टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेटेड स्टेट तो अपन बोले तो ये बाद में आती है, सबसे पहले आती है पार्शियली कमिटेड में फेल्ड स्टेट। मतलब अपना जो एक तरीके से अपन पूरा देखें ना तो पहले होता है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट्स में क्या होता है कि ये दो चीजें होती हैं, लाइक एक तो होता है पार्शियली कमिटेड स्टेट। ठीक है, एक्टिव स्टेट में तो क्या हो रहा है अपना पार्शियली कमिटेड स्टेट। पार्शियली कमिटेड स्टेट मतलब हमने फॉर्म भर दिया, अभी तक कमिट नहीं हुए, चेंजेस अपने पूरे परमानेंटली नहीं हुआ, तो इसमें दो चीजें होती हैं कि या तो हो सकता है कि अपना ट्रांजेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाए, कि डेटाबेस में पूरे चेंजेस हो चुके हैं, जो अपना ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा केस कौन सा हो सकता है, फेलियर, फेल्ड स्टेट। हो सकता है कि हमारा जो हमने फॉर्म भरा उसमें कुछ भी एरर आ गई या फिर सिस्टम क्रैश हो गया, लाइटें जा चुकी हैं और हमारी जो स्टेट है वो फेल हो चुकी है, यानी कि हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर मान लो कि दूसरा क्या है कि पार्शियली कमिटेड में क्या हो गया, तो कमिटेड हो गई स्टेट या फिर फेल्ड हो गई। कमिट हो जाएगी तब तो क्या होगा कि अब ट्रांजेक्शन हो चुकी है तो टर्मिनेट हो जाएगी अपने आप। भाई ट्रांजेक्शन हो चुकी है हमारी, डेटाबेस में सारी चीजें जा चुकी हैं, अब जो है स्टेट हमारी कमिट हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि अब हमने ट्रांजेक्शन खत्म कर दी हमारी। लेकिन अगर ये फेल होगी तो क्या होगी, दोबारा से रोल बैक होगी। रोल बैक का सिंपल सा मतलब ये है कि जहां से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई थी ना वो वापस हमारे पे आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि हम हालांकि वो रिस्टोर वाला डेटा कर सकते हैं लेकिन एक वक्त के लिए ट्रांजेक्शन जो है पूरी पूरी रुक जाएगी और जहां से स्टार्ट हुई थी वो वहीं पे चल जाएगी। ठीक है, तो वही अपनी क्या होती है अबॉर्टेड स्टेट, कि जो चीज अपनी थी वो वापस रोल बैक करा अपन और अबॉर्टेड स्टेट में आ गए, यानी कि जहां से शुरू करा था वहीं पे आ चुके हैं।
ठीक है। एंड देन जो है टर्मिनेट हो जाएगा ये, और टर्मिनेट होने के बाद वापस से पूरी प्रोसेस होगी। यानी कि 6 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं। पहला एक्टिव स्टेट है। एक्टिव स्टेट का सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारे जो भी रीड राइट ऑपरेशन है वो इसके अंदर होंगे। ठीक है। फिर पार्शियली कमिटेड स्टेट, ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन सारी हो चुकी है, फॉर्म हमने फिल कर दिया है, ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, लेकिन डेटाबेस अभी स्टोर नहीं हुआ है। इससे दो स्टेट्स निकल रही है, एक तो फेल्ड स्टेट और एक कमिटेड स्टेट। फेल्ड स्टेट का मतलब क्या है कि सिस्टम फेलियर हो चुका है, ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हुई। कमिटेड स्टेट का मतलब डेटाबेस में डेटा स्टोर हो चुका है। ठीक है। अगर ये डेटा स्टोर हो चुका है तो हम ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देंगे, दैट इज द टर्मिनेटेड स्टेट। अगर ये फेल डेटा फेल हो जाता है तो रोल बैक होगा डेटा एंड अबॉर्टेड स्टेट में आ जाएगा, यानी कि दोबारा से उसी स्टेट में आ जाएगा जहां से स्टार्ट किया था, और फिर ये टर्मिनेट होगा। ठीक है। और फिर दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से स्टेट्स होती हैं। ठीक है। तो बेसिकली तो ये डायग्राम ही है मेन, तो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन लिखो, ट्रांजेक्शन के बाद ये डायग्राम बना दो। ठीक है। मेन मार्क्स तो इसी के मिल जाएंगे, थ्योरी के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड देन फिर ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि ट्रांजेक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ पे जो है क्या हुआ है, यहाँ पे सारे के सारे ऑपरेशन हो चुके हैं लेकिन सेव नहीं हुए अभी तक, यहाँ पे परमानेंटली सेव हो चुके हैं, यहाँ पे एरर आ गई, यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस दोबारा से रोल बैक हो गए हैं, यानी कि चेंजेस दोबारा से हट चुके हैं। एंड टर्मिनेटेड में ट्रांजेक्शन एंड। ठीक है। 6 स्टेट है, 6 के 6 नाम याद रखो, काम क्या है वो याद रखो, डायग्राम बनाओ, डेफिनेशन लिखो, खत्म, कंप्लीट। ठीक है। नथिंग एल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डेटा मॉडल। ठीक है। डेटा मॉडल क्या होता है और उसके टाइप्स बताने अपने को। ठीक है। व्हाट इज डेटा मॉडल एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले अपन बात करें डेटा मॉडल है क्या। तो डेटा मॉडल बेसिकली अपन अपने डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो चीज कौन बताता है, अपना डेटा मॉडल। ठीक है। कि डेटाबेस में डेटा किस तरीके से स्टोर होगा वो चीज कौन बताता है, डेटा मॉडल। ठीक है। अब इसको अलग अलग तरीके से अपन स्टोर कर सकते हैं। यार एक बात बताओ ना, अपने पास है ना, जब डेटा बेस ही अपने पास दो तरीके होते हैं, स्ट्रक्चर भी होता है, अनस्ट्रक्चर भी होता है, तो उसमें रिप्रेजेंट करने के तरीके भी तो अलग अलग होते हैं। तो वही तरीके अपन को बताने, वही अपने क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है। तो डेटा मॉडल में क्या होता है, सिंपली सेट ऑफ टूल्स और द कंसेप्ट, यानी कि डेटा मॉडल बेसिकली डेटा के रिलेशनशिप्स, कौन सा डेटा कहां पर है, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या है, एक्चुअल डेटा क्या है, वो सब कुछ बताता है। ठीक है। मतलब ये ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस कैसा दिखेगा वो कौन बताता है अपने को, डेटा मॉडल। अब डेटा मॉडल ना 3 तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड, रिकॉर्ड बेस्ड और फिजिकल बेस्ड। ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस्ड, रिकॉर्ड बेस्ड और फिजिकल बेस्ड। ठीक है। अगर अपन बात करें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बेस्ड की। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड में कौन से होते हैं आपके पास, ऑब्जेक्ट बेस्ड में जो लॉजिकल लेवल पे काम में लिए जाते हैं, लॉजिकल और व्यू लेवल पे, मतलब कि जो दिख रहा है ना वो किस तरीके से उसको दिखेगा, मतलब जो दिख रहा है ना अपने को डेटाबेस में जो चीज अपने को दिख रही है वो किस तरीके से दिखेगी, किस तरीके से व्यू होगी, उसके उस पे ये कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक तो ईआर मॉडल होता है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है। ईआर मॉडल जो होता है इसको अपन देखें सिंपली तो ईआर मॉडल को समझना भी इजी होता है। ठीक है। मेजरली तो अपन ईआर मॉडल यूज करते हैं और इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें एंटिटीज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और उनको अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप्स में जोड़ना। ठीक है। तो ये डेटा को लॉजिकल या फिर व्यू लेवल पे डिफाइन करने में काम में लिया जाता है। ठीक है। और इसमें रियल वर्ल्ड एंटिटीज आ जाती है, जैसे एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स। ठीक है। और 2 तरीके के होते हैं, एक तो ईआर मॉडल होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है। अंडरस्टैंड करना इजी होता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है। सिंपली तो वही है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल व्यू लेवल पे काम में लिया जाता है, किस तरीके से डेटा दिखेगा सामने वाले इंसान को, उधर उधर कौन से यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल यूज किया जाता है, जिसमें ईआर मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। ठीक है। अब अगर अपन बात करें रिकॉर्ड बेस्ड में, ठीक है, तो रिकॉर्ड बेस्ड में जो होते हैं, अच्छा, और अगर मैं बात करूँ ना ईआर मॉडल में, तो ईआर मॉडल में वही होता है कि अपने पास दोनों ही जो होता है ना रियल वर्ल्ड पे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को ज्वाइन करना। ठीक है। कौन सा, मतलब एक एंटिटी है, ठीक है, स्टूडेंट, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो कौन बताएगा, अपना डेटा मॉडल, अपना जो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल है, ईआर मॉडल या फिर अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है। नेक्स्ट होता है रिकॉर्ड बेस्ड। रिकॉर्ड बेस्ड बेसिकली रिकॉर्ड की फॉर्म में होता है। ठीक है। ये कंसेप्चुअल लेवल पे काम में आता है। ठीक है। और इसमें चीजें वही होती है कि फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि टेबुलर फॉर्म में डेटा मिलता है इसमें अपने को। ठीक है। यानी कि अब हमारा डेटा हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बेसिकली है ना वही
अपने पास डिवाइड होते हैं। पहला होता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में डेटा टेबल्स या फिर रिलेशंस, टेबल्स को अपन रिलेशन बोलते हैं यहाँ पे, कि टेबल्स जो है ना वो मतलब टेबल्स की फॉर्म में शो हो रहा है डेटा अपने पास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप ये देखें ना, तो रोल नंबर, नेम, कोर्स, तो ये अपन ने क्या कर दिया कि रो जो है वो अपनी रिकॉर्ड होती है और हर एक कॉलम अपना क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, मतलब अलग अलग तरीके का डेटा यहाँ पे दिखाया जाता है इन द टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। और जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके अंदर, मतलब टेबुलर फॉर्म में वही चीज होती है, टपल्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। मतलब रो जो है वो अपना रिकॉर्ड होता है और जो कॉलम होते हैं वो अपने क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है, कोई भी टेबल का। जैसे कि ये जो टेबल है वो अपने स्टूडेंट टेबल का है, स्टूडेंट एंटिटी का है, कि रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, कोर्स आ गया। रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, कोर्स क्या है, वो लिख देना, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, हायरार्कियल मॉडल। हायरार्कियल मॉडल में क्या होता है, हायरार्की क्या है, कॉलेज में हायरार्की होती है ना, कि प्रिंसिपल सर जो है वो वाइस प्रिंसिपल सर को ऑर्डर दे सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल सर टीचर्स को ऑर्डर दे सकते हैं, फिर एचओडीज को ऑर्डर दे सकते हैं, तो वो क्या है, हायरार्की है। वही हायरार्की अपनी किस में आती है, हायरार्कियल मॉडल में आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा जो होता है वो ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। जो ट्री में क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड वाला सिस्टम चलता है ना, कि पेरेंट कौन सा होता है, हायर एंटिटी, मतलब जो बड़ी एंटिटी होती है जिसके वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, और चाइल्ड एंटिटी कौन सी होती है जिसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, देन उसके चाइल्ड होते हैं, देन उसके चाइल्ड होता है। तो इसी तरीके से जो है हायरार्कियल फॉर्म चलता है। जैसे कि कंपनी में क्या होता है, कंपनी में डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के फिर एम्प्लॉयज है, तो ये क्या है, एक हायरार्की है, ठीक है। जैसे एक पेरेंट के बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक चिल्ड्रन का एक ही पेरेंट हो सकता है, ये हायरार्कियल फॉर्म है, ठीक है। और इसमें भी आप एग्जाम्पल बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, लाइक अपन ने वही चीज कि एक क्या बोलते हैं, एक अपन ने जो है कंपनी बना दी, कंपनी के अंदर क्या हो गया, इस तरीके से बनाना, ठीक है। कंपनी के अंदर अपने पास कौन है, ये कंपनी है, कंपनी के अंदर अपने पास हो गए प्रिंसिपल सर या फिर चेयरमैन, फिर हो जाएंगे वाइस चेयरमैन, फिर वाइस चेयरमैन से कौन हो जाएंगे, वीपी, वाइस प्रिंसिपल सर, देन एचओडीज हो जाएंगे सारे, ठीक है। एचओडीज के बाद क्या आ जाएंगे, फैकल्टीज आ जाएंगे, फैकल्टीज आ जाएंगे हर एक एचओडीज के अंडर में, देन हर एक एचओडीज के अंदर में कौन आ जाएंगे, स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ कुछ टेबल आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके कौन से हो गया, हायरार्कियल मॉडल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है कि डेटा जो होते हैं वो अपन ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि जैसे ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में एजेस और वर्टिसेस होती है ना, तो वो जो एजेस और वर्टिसेस होते हैं उस फॉर्म में अपन डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक इस तरीके से कि इधर से ये जा रहा है, देन इधर से ये जाएगा, देन ये जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। इसमें फीचर्स वही हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स पॉसिबल हो पाते हैं और ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू ट्री में। क्योंकि ट्री में क्या होता है कि ट्री में तो है ना अपने पास अगर की अपन बोले तो एक पेरेंट के, एक चाइल्ड का एक पेरेंट ही हो सकता है, ठीक है। बट बहुत सारे चाइल्ड्स के एक ही पेरेंट हो सकता है उसके अंदर, लेकिन इसमें जो होते हैं वो चीजें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं कि जो एक स्टूडेंट है उसने एनरोल करा है किसी बहुत सारे कोर्सेज के अंदर, और फिर एक कोर्स में बहुत सारे, कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स, एक कोर्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक स्टूडेंट ने एनरोल करा है कि बहुत सारे कोर्सेज में और एक कोर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो ये जो है वो पूरा काम किसके थ्रू अपन कर सकते हैं, नेटवर्क मॉडल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फिजिकल डेटा मॉडल की, ये बेसिकली वहां पे काम में ले जाते हैं कि अपना जो स्टोरेज डिवाइस है जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है एक्चुअल में, वहां पे डेटा कैसे स्टोर हो रहा है वो अपना फिजिकल डेटा मॉडल में आता है, ठीक है। डेटाबेस स्टोर हो रहा है, डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है वो किस में आता है, अपना फिजिकल डेटा मॉडल में आता है, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन आती है जैसे फाइल स्ट्रक्चर किस क्या होगा, फाइल स्टोरेज लोकेशन क्या होगी, इंडेक्सिंग क्या होगी, एक्सेस पाथ्स क्या होंगे, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज डिटेल्स आ जाएंगे अपने पास, सिस्टम डिजाइनर्स या फिर डीबीएस इसको यूज करते हैं बेसिकली हमारा डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अपने पास तीन तरीके के डेटा मॉडल हो गए, ठीक है, तीन तरीके के डेटा मॉडल हो गए। पहला कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट बेस्ड, दूसरा हो गया अपने पास कंसेप्चुअल बेस्ड या फिर रिलेशन रिप्रेजेंटेशनल, एंड तीसरा हो गया फिजिकल। ऑब्जेक्ट बेस्ड व्यू लेवल पे काम में लिया जाता है, इसमें दो होते हैं, एक तो ईआर मॉडल होता है अपने पास और एक ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल होता है, दोनों में ही एंटिटीज होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करवाते हैं अपन। इसमें एग्जांपल अपन ले सकते हैं स्टूडेंट एंटिटी का। स्टूडेंट एंटिटी के अंदर बहुत सारे जो है एट्रीब्यूट्स हो गए, लाइक स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड ऑल, एंड देन उनके फर्दर जो भी जिस तरीके से कनेक्टेड है वो सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, अपने पास
रिलेशनल मॉडल, रिप्रेजेंटेशनल मॉडल। रिप्रेजेंटेशनल मॉडल में क्या है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन उसको। तो पहला आता है रिलेशनल, जिसमें टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। हायरार्की में क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेटवर्क मॉडल में ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड देन आता है फिजिकल डेटा मॉडल। फिजिकल डेटा मॉडल में कि कैसे डेटा एक्चुअल में स्टोर किया जा रहा है, वो कौन बताता है, अपना फिजिकल डेटा मॉडल, जिसके अंदर अपना स्टोरेज लोकेशन हो गया, इंडेक्सिंग हो गई, एक्सेस पाथ्स हो गए, वो सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो इतने बात क्लियर हो गई। ये वाला क्वेश्चन डन अप है, कुछ नहीं करना, ये किया लिखे आओ। ठीक है, एंड या तो वही चीज दे रखी है फिजिकल डेटा मॉडल में, किस तरीके से डेटा एक्चुअल में स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, अब ये अपन एक, अच्छा एक चीज और बोलूंगी कि एज दिस इज योर मेजरली, अगर बोलूं तो थ्योरी एग्जाम ज्यादा रहता है। ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स होता है ये वाला एग्जाम। तो जहां पे अपन को लग सकता है कि फ्लो चार्ट्स बनाने चाहिए या फिर डायग्राम्स बनाने चाहिए, वहां पे मेजरली डायग्राम्स बनाओ। ठीक है, जितने डायग्राम्स बनाओगे ना उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एग्जाम आपकी कॉपी होती है और ज्यादा नीट एंड क्लीन नजर आती है। ठीक है, तो जितने हैं, जैसे कि यहाँ पे अपन ने एक फ्लो चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट में अपन क्या कर सकते हैं, क्रिएटिविटी लाइक आपके इसके अंदर ही है ना, फिर अलग अलग आप इसके जो पार्ट्स है वो डिफाइन कर दो, या फिर जो अलग अलग पार्ट्स है उनका कुछ कुछ डायग्राम बना दो। तो इस तरीके से चीजें करो तो ज्यादा अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड, व्हाट इज डीबीएमएस एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस। यानी कि डीबीएमएस क्या है और क्या डिफरेंस है फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बीच में। ठीक है, सो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, व्हाट इज डीबीएमएस एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन द फाइल सिस्टम एंड द डीबीएमएस। ठीक है, कि डीबीएमएस क्या होता है अपना, और उसके बीच में फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बीच में क्या वो बैठा कि फाइल सिस्टम अपन यूज नहीं कर रहे हैं, डीबीएमएस यूज कर रहे हैं, वही अपने को समझाना है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा पड़ा है, उसको हमको मैनेज करना है, उसके अंदर चीजें अपडेट भी करनी है, इंसर्ट भी करनी है, हमको डिलीट भी करनी है, वो क्या है अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो वही है कि जो मैनुअल काम होता था उसको अपन ने डीबीएमएस की फॉर्म में कर दिया, रिडंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई है डेटा की, वो सब चीजें। ठीक है, तो अगर अपन इसको देखें इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, तो वही है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसमें डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, मैनेज करना, वो सारा काम अपन डीबीएमएस के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, डीबीएमएस बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू ये सारे काम अपन डेटाबेस में कर सकते हैं। एंड इससे बेसिकली होता क्या है, इससे अपना डेटा ऑर्गेनाइज होता है, सिक्योरिटी मिलती है, कंसिस्टेंसी रहती है, डेटा इंटीग्रिटी रहती है। ठीक है, मतलब कि डेटा जो है पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है थ्रू द डीबीएमएस। ठीक है, और डीबीएमएस बेसिकली एक इंटरफेस होता है बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। यूजर डेटाबेस से किसके थ्रू चीजें करवाएगा, डीबीएमएस के थ्रू, मतलब एक मैनेजमेंट, एक सिस्टम बना दिया है, एक ऑपरेशंस का कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन बना दिए हैं जिसके थ्रू अपन पर्टिकुलर काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से लिखना है डेफिनेशंस। एंड देन अपने पास जो है, अब अपन बात कर लेते हैं इसके डिफरेंस की। तो इसमें वही चीजें आएंगी डिफरेंस में कि डेटा में क्या होता था, फाइल सिस्टम में डेटा जो स्टोर होता था उसमें सेपरेट फाइल्स होती थी। इसे पूरा डेटाबेस एक साथ सेंट्रलाइज होता है, यानी कि अलग अलग चीजों को बार बार करने की जरूरत नहीं होती, डेटा रिडंडेंसी नहीं होती। इसमें क्या होता है कि अपने को मान लो कि ना सेपरेट फाइल्स बनानी है, एक डिपार्टमेंट की फाइल बनानी है, एक स्टूडेंट की फाइल बनानी है, तो दोनों के अंदर अपने को पर्टिकुलर स्टूडेंट के नाम डालने पड़ेंगे, तो डेटा रिडंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, जो कि अपन इसके अंदर क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। तीसरी चीज, डेटा की इनकंसिस्टेंसी भी होती है। लेट्स सपोज हमने एक जगह डेटा चेंज कर दिया, दूसरी जगह नहीं कर पाए, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गई। यहाँ पे डेटा कंसिस्टेंसी रहती है, मतलब कि हमने एक जगह चेंज करा तो सब जगह चेंज हो जाएगा डेटा। यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी सी कम होती है, मतलब डेटा बैकअप नहीं हो पाता जनरली। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ी सी ज्यादा सिक्योरिटी होती है। ठीक है, सिक्योरिटी हल्की सी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो बैकअप और रिकवरी नहीं हो सकती, यहाँ पे बैकअप और रिकवरी बहुत इजीली हो जाती है। ठीक है, डेटा स्टोर रहता है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे जो है डेटा शेयर करने में भी डिफिकल्टी आती है। लेट सपोज 5 डिपार्टमेंट का डेटा है तो अलग अलग फाइल सबमिट करनी पड़ेगी, यहाँ पे डेटा जो है इजीली शेयर हो जाता है। एंड यहाँ पे कॉन्करेंट एक्सेस नहीं हो पाता, यानी कि एक फाइल जो है वो दूसरी फाइल, जब 2-4 फाइल्स एक साथ काम नहीं कर रही होती हैं, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। कॉन्करेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि एक साथ मल्टीपल लोग काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ यही पॉइंट्स अपने को लिखने हैं डीबीएमएस में, एंड यू विल गॉट द मार्क्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस ये पॉइंट्स कर लो, डीबीएमएस क्या है वो पढ़ लो, एंड हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज द थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ द डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस का थ्री लेवल आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करता है, 3 लेवल्स के अंदर होता है एंड उसके एडवांटेजेस अपने को बताने हैं। ठीक है, इसको सिंपली अपन है ना सबसे पहले ले जाते हैं डायग्राम्स पे। सी दिस इज द डायग्राम। कुछ नहीं है, 3 ही चीजें हैं। ठीक है, पूरे आर्किटेक्चर में 3 ही चीजें हैं। एक है अपने पास एक्सटर्नल स्कीमा, ठीक है, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल। ठीक है, 3 लेवल आर्किटेक्चर है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन और इसका बहुत इजी आंसर होता है, कुछ नहीं है। 3 लेवल स्कीमा है। ठीक है, और 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है। एक होता है व्यू लेवल। व्यू से क्या समझ में आ रहा है कि जो हमको दिख रहा है वो व्यू लेवल है। लॉजिकल लेवल, किस तरीके से डेटाबेस स्टोर होगा, दैट इज द लॉजिकल लेवल। फिजिकल लेवल, कहाँ स्टोर होगा, दैट इज योर फिजिकल लेवल। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्कीमा जो होता है, एक्सटर्नल स्कीमा जो अपन देख पा रहे हैं, जो डेटाबेस डीबीए देख पा रहा है, ठीक है, दैट इज योर व्यू लेवल। ठीक है, जिसमें अपन को चीजें दिख रही हैं। कंसेप्चुअल लेवल बेसिकली लॉजिकल लेवल होता है कि कौन सी टेबल आएगी, कहाँ पे आएगी, ठीक है, उसका कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, किस तरीके से चीजें इंटरनली वर्क करेंगे, कंसेप्ट क्या रहेगा, दैट इज योर लॉजिकल लेवल। एंड थर्ड इज योर इंटरनल लेवल, जिसके अंदर अपन फिजिकल लेवल पे बात करते हैं, यानी कि चीजें किस तरीके से स्टोर हो रही हैं, एक्चुअल में कहाँ पे स्टोर हो रही हैं। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे फाइनली डेटाबेस होता है, यहाँ से डेटा जाता है। ठीक है, कंसेप्चुअल स्कीमा इधर भी लगता है और इधर भी लगता है, लाइक इंटरनल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा के बीच में डेटा आना और जाना दोनों का काम होता है। ठीक है, एंड देन यहाँ से एक्सटर्नल स्कीमा जो है कंसेप्चुअल स्कीमा पे जाता है, यहाँ से फिर इंटरनल स्कीमा पे जाके डेटा स्टोर होता है या फिर डेटा रिट्रीव होता है। ठीक है, दोनों काम होता है। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर क्या है अपना, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल। व्यू लेवल जो हमको दिख रहा है या फिर डीबीए को दिख रहा है, लॉजिकल लेवल जो क्या बोलते हैं, कंसेप्ट जो अपन लगा रहे हैं, लाइक किस तरीके से जो है क्वेरी काम करेगी, क्वेरीज कहाँ पे लगा रहे हैं, किस तरीके से टेबल्स वो होंगी, वो सारा काम लॉजिकल लेवल में आता है। फिजिकल लेवल किस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। ठीक है, थ्योरी में कुछ नहीं है, अब अपने को बहुत इजीली चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो वही अपन बात करें, डेटा इंडिपेंडेंस पे काम करता है ये, एंड डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं इसमें, एंड डेटा जो है वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपन निकालते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस होती है, 3 लेवल्स होते हैं, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल में क्या है, व्यू लेवल है, मतलब हाईएस्ट लेवल माना जाता है इसको, एंड ये वो पार्ट होता है जो कि पर्टिकुलर यूजर या फिर एप्लीकेशन को चाहिए होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फिर एक पर्टिकुलर यूजर को जो चीज चाहिए होती है, दैट इज अ व्यू लेवल। ठीक है, दैट इज अ व्यू लेवल कि भाई ये पार्ट तो हमें चाहिए डेटाबेस का। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट है वो केवल अपने मार्क्स देख सकता है, जबकि जो एडमिन है वो अपना पूरा कंप्लीट स्टूडेंट रिकॉर्ड देख सकता है, मतलब जो चीज जिसको दिख पा रही है, यूजर को जो चीज दिख पा रही है, दैट इज अ एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अपने पास कंसेप्चुअल लेवल, लॉजिकल लेवल। ये मिडिल लेवल आर्किटेक्चर होता है। इसमें क्या होता है, अपने पास ओवरऑल लॉजिक स्ट्रक्चर आ जाता है पूरे डेटाबेस का, जिसमें अपने एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप सब कुछ आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट द होल डेटाबेस लॉजिकली। इसमें ना पूरा का पूरा डेटाबेस अपन लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और फिजिकल स्टोर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। लाइक एक स्टूडेंट एंटिटी है, उसमें रोल नंबर भी हो सकता है, कोर्स भी हो सकता है, रिलेशन किस तरीके, रिलेशन उसका डिपार्टमेंट के साथ भी हो सकता है, वो सारी चीजें लॉजिकल लेवल में आती है। ठीक है, थर्ड होता है अपना इंटरनल लेवल। ठीक है, या फिर फिजिकल लेवल बोल सकते हैं अपन इसको। इसमें क्या होता है कि लोवेस्ट लेवल माना जाता है इसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, एंड कैसे डेटा जो है वो एक्चुअली स्टोर किया जा रहा है स्टोरेज डिवाइस के अंदर। ठीक है, कैसे डेटा जो है वो एक्चुअली स्टोर किया जा रहा है स्टोरेज डिवाइस के अंदर, वो कौन बताता है, इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल। ठीक है, 3 लेवल हो गए, और एंड ये इसके फीचर्स हो गए, एंड ये इसका डायग्राम हो गया। बस इतना ही काम करना है। ओके, तो 3 ही लेवल होते हैं इसमें, और व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल एंड फिजिकल लेवल। ठीक है, तो बस हो गया, यही है आपका 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, डिस्कस द क्लियर डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, एंड क्या इसके डिफरेंस को अपन ईआर डायग्राम के हेल्प से बता सकते हैं। या देखो, इसको ना एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, स्पेशलाइज करना एंड जनरलाइज करना।
जनरलाइज करने से अपन सिंपल सा मतलब क्या समझते हैं, बहुत चीजें मतलब एक पर्टिकुलर चीज है उसको अपन ने एक ग्रुप में डाल दिया, बहुत सारी चीजें थी उसको अपन ने एक ग्रुप में डाल दिया, दैट इज अ जनरलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन मतलब कि एक ग्रुप में चीजें थी उनको अपन ने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। बस यही है, बस यही है, ठीक है। यही है, तो देख लो डिफरेंस यही है कि इसमें क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच होती है, इसमें बॉटम अप अप्रोच होती है। इसमें सुपर क्लास को अपन सब क्लास में डिवाइड करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास है उसको अपन ने सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर सब क्लासेस को अपन सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें जो होते हैं डिफरेंसेस बताता है बेसिकली एंटिटीज के बीच में, इसमें कॉमन फीचर्स बताता है एंटिटीज के बीच में, ठीक है। इसमें जनरल एंटिटी होती है जो कि स्पेसिफिक में जाती है, इसमें स्पेसिफिक एंटिटीज होती है जो कि जनरल में जाती है। इसका एग्जांपल सिंपल से यही है कि एक एम्प्लॉय है, उसमें एम्प्लॉय में अपन ने छाट दी है कि ये मैनेजर है, ये इंजीनियर है और ये वो है फलान कोई भी डेवलपर है, ठीक है। तो दिस इज अ स्पेशलाइजेशन कि हमने एक पर्टिकुलर जनरल एंटिटी थी उसमें से भी 3 पार्ट्स कर दिए। एंड ये जो जनरलाइजेशन होता है दैट इज योर जनरलाइज कर रहे हैं अपन, जैसे कि कार बाइक, कार बाइक बसेस सब कुछ है, उसको मैंने बोल दिया ओवरऑल क्या है, एक व्हीकल है, ठीक है। दैट इज द जनरलाइजेशन, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो वही चीज है कि है ना, और हाँ अपन इसका डिफरेंस जो है वो ईआर डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरलाइजेशन में क्या होता है, सुपर क्लास होती है, टॉप क्लास होती है जो कि और उसके नीचे अपन सब क्लासेस को दिखाते हैं। जनरलाइजेशन में लो लेवल एंटिटीज होती हैं जो कि कंबाइन करते हैं हाई लेवल में। इसका ईआर डायग्राम जैसे स्पेशलाइजेशन का बनाया अपन, तो इस तरीके से बनेगा कि एम्प्लॉय जो कि क्या है, एक मैनेजर है, एक इंजीनियर है, एक क्लर्क है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन ने जो है यहाँ पे बना रखा है एक स्पेशलाइजेशन का, जिसमें मान लो कि अपने पास कार बाइक ट्रक है, वो सारा मिला के व्हीकल है। तो कार बाइक ट्रक तीनों क्या है, एक ग्रुप में व्हीकल है। तो बस ये डायग्राम बनाया, डिफरेंसेस लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस फेलियर्स दैट मे अकर इन द डेटाबेस एनवायरनमेंट। मतलब डेटाबेस कैसे फेल होता है, ठीक है। अभी अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि है ना डेटाबेस में चीजें बिल्कुल सिक्योर रहती हैं, सब कुछ रहता है, बहुत फायदे बताए थे, लेकिन हाँ टेक्निकल चीजें तो इश्यूज तो आते हैं, ठीक है। टेक्निकल चीजें तो इश्यूज तो आते हैं, तो वही इश्यूज अपने को डिटरमाइन करने की क्या क्या इश्यूज इसमें हो सकते हैं, कौन कौन से फेलियर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स अपने को बताना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स की अपन बात करें तो सबसे पहले होता है अपने पास अब देखो यार, डेटाबेस फेल हो रहा है, उसमें क्या होगा, डेटा लॉस भी हो सकता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक जगह पे डेटा जो है चेंज हो पा रहा है लेकिन दूसरी जगह पे नहीं हो रहा, या फिर एक जगह पे डेटा जो है वो दूसरी जगह पे नहीं हो पा रहा, तो दैट इज इनकंसिस्टेंसी। इंटरप्शन आ सकता है मान लो ट्रांजेक्शन के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से किस तरीके के फेलियर हो सकते हैं, पहला होता है ट्रांजेक्शन फेलियर कि अपन ने जो करना चाहा वो हो ही नहीं पाया, मतलब पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कोई भी इनवैलिड इनपुट डाल दिया या फिर अर्थमेटिक एरर आ गई, लॉजिकल एरर आ गई, कोई डेडलॉक हो गया जिसकी वजह से ट्रांसफर ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा। जैसे मान लो कि मनी अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, उस टाइम पे बैलेंस जो है नेगेटिव में चला गया, तो ये ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है। तो दिस इज और क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन फेलियर टाइप। नेक्स्ट अपने पास कौन सा होता है, सिस्टम फेलियर, सिस्टम क्रैश हो गया। सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया कि ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे, क्यों, क्योंकि सिस्टम बंद हो गया, कंप्यूटर सिस्टम मान लो पावर फेलियर हो गया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया, कोई माल फंक्शन आ गया, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम शट डाउन हो जाता है वाइल अपडेटिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, डेटा की इनकंसिस्टेंसी होगी, तो ये भी अपना सिस्टम फेलियर क्रैश हो सकता है। तीसरा होता है मीडियम फेलियर। मीडियम फेलियर में क्या होता है कि स्टोरेज डिवाइस के जो डेटाबेस एक जगह पे जो डेटाबेस अपना स्टोर है उसी के अंदर डैमेज हो गया, फिर डेटाबेस ही अपना करप्ट हो गया। ये होता है जब जनरली हार्ड डिस्क क्रैश होता है ना, पेन ड्राइव करप्ट हो जाती है, तो अपना जो डेटा होता है वो ऑलमोस्ट उड़ जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मीडिया फेलियर होते हैं, ये हार्ड डिस्क क्रैश या फिजिकल डैमेज वगैरह की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आते हैं कम्युनिकेशन फेलियर। कम्युनिकेशन फेलियर में तो समझ जाओ क्या है, ठीक है, कि मान लो कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम होता है ना कि बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं, एक कंप्यूटर पे कुछ डेटा है, एक कंप्यूटर पे कुछ डेटा है, एक कंप्यूटर पे कुछ डेटा है। मान लो कि किसी चीज ने अपन ने कुछ मंगवाया,
ठीक है, कि दो बैंक ब्रांचेस हैं, दोनों के बीच में नेटवर्क फेलियर हो गया जिसकी वजह से एक बंदे का ट्रांजेक्शन जो है वो रुक गया। ठीक है, तो वो क्या है अपना कम्युनिकेशन फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन फेलियर। ठीक है, सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन फेलियर के सॉफ्टवेयर का जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है उसी के अंदर कुछ एरर्स वगैरह आ गई। ठीक है, जैसे कि बग्स आ गए या फिर कोई वायरस अटैक कर दिया, तो ये सारी इससे भी डेटा इनकंसिस्टेंसी होता है। तो ट्रांजेक्शन एरर होता है अपने पास, सिस्टम फेलियर हो सकता है। ठीक है, अपने पास सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ अपने पास। ठीक है, कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है एंड मीडिया फेलियर हो सकता है। सही 5 तरीके फेलियर लिख लो। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है अपना डिफरेंशिएट बिटवीन द इमीडिएट अपडेट एंड द डिफर्ड अपडेट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, देखो कि इमीडिएट अपडेट में क्या होता है कि जो भी अपन काम कर रहे हैं ना वो डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है या फिर डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली चेंज हो रहा है। ठीक है, हमने यदि हमारा लॉगिन पासवर्ड चेंज कराना तो वो डायरेक्टली डेटाबेस में चेंज हो रहा है, वो होता है इमीडिएट अपडेट। और डेफर्ड अपडेट बेसिकली क्या होता है कि हमने एक रेफरेंस फाइल ले ली, ठीक है, जिसको अपन लॉग फाइल बोलते हैं बेसिकली, उस लॉग फाइल में चेंजेस करे और वो जो लॉग फाइल में चेंजेस हुए हैं पहले पूरे चेंजेस हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो पूरा का पूरा एक साथ जो फाइल है वो डेटाबेस में कमिट होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही रिकवरी टेक्निक्स होती हैं बेसिकली, और इसको देखते हैं कैसे काम करती हैं। ठीक है, इसका बेसिकली अपने को तो डिफरेंस बताना है। ठीक है, ओवरऑल आइडिया तो मैं दे चुकी हूँ आपको क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन कमिट होने से पहले चेंजेस हो जाते हैं, मतलब कि अपन ने मान लो कि ओवरऑल कमिट करा भी नहीं है ट्रांजेक्शन लेकिन फिर भी डेटाबेस में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब तक ट्रांजेक्शन कमिट नहीं होगा तब तक कोई चेंज नहीं होगा डेटाबेस में, सारी चीजें कहाँ पे स्टोर हो रही है, लॉग फाइल में स्टोर हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांजेक्शन अपडेट मतलब डेटाबेस पहले अपडेट हो जाएगा, इवन ट्रांजेक्शन हो या ना हो, यहाँ पे जो है सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन होगा ही होगा, उसके बाद ही होगा। इसमें अंडू का भी ऑप्शन होना चाहिए, रीडू का भी ऑप्शन होना चाहिए। अंडू का ऑप्शन क्यों होना चाहिए, अंडू का ऑप्शन इसलिए होना चाहिए कि लेट सपोज है ना अपना डेटाबेस में चेंजेस तो हो चुके हैं, कमिट हुआ ही नहीं अभी तक, तो अंडू करना पड़ सकता है। रीडू मतलब हो सकता है कि दोबारा करना पड़े। यहाँ पे केवल रीडू का ऑप्शन होता है कि कमिट हो गया, कमिट के बाद तुमको रीडू करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना वो चांस नहीं है ना कि बाद में कमिट होने से पहले तो कोई इश्यूज आ ही नहीं रहे। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इनकंसिस्टेंसी का रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि चीजें पहले ही ट्रांजेक्शन कमिट तो हुआ ही नहीं है लेकिन उससे पहले चीजें जो है चेंज हो गई हैं, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी का रिस्क ज्यादा होता है। यहाँ पे ज्यादा सेफर होता है क्योंकि एक्चुअल अपडेट्स नहीं हो रहे हैं बिफोर कमिट। ठीक है, यहाँ पे जो है अर्ली अपडेट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब डेटा अपडेट जो है वो जल्दी होना चाहिए। यहाँ पे जो है अपडेट अगर डिले भी होगा, मतलब कमिट होने तक तो वो डिले ही हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन द इमीडिएट अपडेट एंड डिफर्ड अपडेट। इमीडिएट अपडेट में डायरेक्टली डेटाबेस में चेंजेस हो रहे हैं, डिफर्ड अपडेट में लॉग फाइल होती है उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, डायरेक्टली डेटाबेस में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो विद दिस वी आर कंप्लीटेड द पार्ट बी ऑफ DBMS PYQ 2024। 7 क्वेश्चन थे, सातों क्वेश्चन अपन पढ़ लिए हैं। ठीक है, जो भी था अपन ने समझ लिया है एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो दिस इज ऑल, पार्ट बी इज कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल मूव टू द पार्ट सी। सी के अंदर अपने पास वही है, 5 क्वेश्चंस अपने को दिए हुए होंगे एंड वी हैव टू कंप्लीट द 3 क्वेश्चंस एंड इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। इट्स बीन नॉट 20, it's 30. Okay, it's 30 marks, it's my mistake. Okay, so let me correct it. It's 30. Okay, so 30 marks का होता है एंड ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है बिकॉज इसमें 3 ही क्वेश्चन होते हैं। 30 मार्क्स का होता है, 10 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो मिनिमम आपको 4 to 5 मतलब 3 to 4 पेजेस तो ऑलमोस्ट भरने ही होते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो और क्वेश्चन भी उसी लेवल के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन है, लेट्स सी। पहले एक टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय नंबर दे रखा है, नेम, स्किल और उसका पे रेट दे रखा है। मतलब एक एंटिटी है एम्प्लॉय, उसके जो टेबल है उसके अंदर अपने पास एम्प्लॉय नंबर होगा, नेम है, स्किल है और उसकी पे रेट जो भी है, मतलब उसको जितना पे किया जाता है वो दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो दूसरा है
वो अपनी है उसकी पोजीशन वाली टेबल, जिसके अंदर उसकी पोस्टिंग कहाँ पर हो रखी है और उसमें जो है क्या क्या पोस्टिंग नंबर क्या है उसका, तो उसमें क्या क्या स्किल है, वो उसकी पोजीशन हो गई। एंड देन नेक्स्ट जो अपना ड्यूटी एलोकेशन, ड्यूटी एलोकेशन के अंदर कि भाई कौन से पोस्टिंग नंबर से एम्प्लॉय नंबर और उसकी डे शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है, वो सब कुछ अपना इसमें आ जाता है, ठीक है, ड्यूटी एलोकेशन में। तो ये तीन अपने को यहाँ पे टेबल्स दी हुई है, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। अब उसमें मेन काम क्या है? पहला, गेट द एम्प्लॉय हुज रेट ऑफ पे इज मोर देन और इक्वल टू द रेट ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉय एक्स वाई जी। मतलब कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय दे रखा है अपने को एक्स वाई जी, ठीक है, उसके पे से जिसका भी पे जो है वो, जिस भी एम्प्लॉय का पे जो है वो मोर देन है, ठीक है। इसको अपन ऐसे समझे तो एक एम्प्लॉय दे रखा है अपने को एक्स वाई जी, उस एक्स वाई जी एम्प्लॉय के को जितना पे किया जा रहा है उससे जितने भी ज्यादा पे करने वाले लोग हैं, फिर उसके इक्वल पे करने वाले लोग हैं, उन सबको अपने को क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेट ऑफ पे इज मोर देन और इक्वल टू द रेट ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, एक्स वाई जी। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द एम्प्लॉय विद द लोवेस्ट पे रेट, मतलब कि वो एम्प्लॉय निकालना है जिसका पे रेट सबसे कम है। एंड तीसरा क्या है? गेट द काउंट ऑफ द डिफरेंट एम्प्लॉयज इन ईच शिफ्ट, मतलब कि हर एक शिफ्ट के अंदर कितने एम्प्लॉयज अलग अलग, मतलब एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं सबसे पहले तो लेट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखना, 10 मार्कर में जरूर लिखना, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मेटिंग लगती है, अच्छा लगता है, ठीक है। एंड तो पहला वो देख लेते हैं, गेट द एम्प्लॉयज हुज रेट ऑफ पे इज मोर देन और इक्वल टू द रेट ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉय एक्स वाई जी, ठीक है। अब देखो इसकी एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये एसक्यूएल क्वेरी है इसकी, सबसे पहले, अच्छा पहले एसक्यूएल क्वेरी लिख दो एंड देन उसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर दो, इट्स लाइक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो तो सही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डेटाबेस के अंदर ना पहले तो इनर क्वेरी सॉल्व की जाती है एंड देन आउटर क्वेरी सॉल्व की जाती है। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ना वो सॉल्व होगा एंड देन उसके बाहर वाला पार्ट सॉल्व होगा उसके आंसर से, ठीक है। तो जैसे अपन बात करें, जैसे इसमें अंदर क्या दे रखा है, सेलेक्ट पे रेट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल्स टू एक्स वाई जी। यार देखो सिंपल सी बात है, अपने को क्या करना है, अपने को एक्स वाई जी से ऊपर जितने भी हैं जिनका पे रेट जो है वो ज्यादा है उनको फाइंड आउट करना है। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स वाई जी का पे रेट तो निकालेंगे ना। तो एक्स वाई जी का पे रेट कैसे निकालेंगे, अपन पे रेट वाले एट्रीब्यूट में से, मतलब एक एम्प्लॉय टेबल के पे रेट वाले एट्रीब्यूट में से जिसका भी नाम एक्स वाई जी है, जहां पे भी एक्स वाई जी लिख रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, इनर क्वेरी के अंदर सबसे पहले अपन ने एक एम्प्लॉय टेबल में से पे रेट वाले एट्रीब्यूट में से एक्स वाई जी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक्स वाई जी को सेलेक्ट कर लिया तो उसका पे रेट सेलेक्ट हो गया। लेट सपोज उसका पे रेट जो है वो 25,000 है, ठीक है। तो वो 25,000 क्या हो जाएगा इसका, 25,000 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया इस इनर क्वेरी का, ठीक है। वो इनर क्वेरी जो है वो एज अ क्वेश्चन किधर जाएगी, आउटर क्वेरी में, जहां पे क्या लिख रखा है, सेलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार का मतलब पता है अपने को, पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट होगी, ठीक है। उसमें से एम्प्लॉय वाली पूरी टेबल को अपन ने सेलेक्ट कर लिया और जहां पे भी पे रेट जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल है किसके, 25,000 के। क्यों 25,000 किसका है, एक्स वाई जी का है। वो सारे जो पे रेट्स हैं वो अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यही है इसके अंदर कि पहले अपन ने एम्प्लॉय सेलेक्ट करा एंड एम्प्लॉय में से पूरी पूरी टेबल को सेलेक्ट करा और फिर जिसका भी पे रेट जो है वो 25,000 से ऊपर होगा वो पूरा का पूरा आ जाएगा, वो पूरा का पूरा इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये पूरी टोटल क्वेरी अपने को लिखनी है, जिसके अंदर पहले इनर क्वेरी सॉल्व होगी। इनर क्वेरी में क्या हो रहा है, पहले पे रेट सेलेक्ट किया, पे रेट एट्रीब्यूट एम्प्लॉय वाली टेबल में से पे रेट एट्रीब्यूट में से अपन ने वो नाम सेलेक्ट किया जिस, मतलब जहां पे भी एक्स वाई जी है उसका वैल्यू सेलेक्ट किया, फिर उसकी वैल्यू को आउटर क्वेरी में भेजा एंड उसके बेसिस पे अपन ने कंपैरिजन किया जिससे अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अपने को जो रेट ऑफ पे निकालना था, जिनका भी रेट ऑफ पे एक्स वाई जी से ज्यादा था, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, किसका लोवेस्ट पे रेट है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वही चीज है, पहले इनर क्वेरी सॉल्व होगी एंड देन आउटर क्वेरी सॉल्व होगी। इनर क्वेरी में क्या होगा कि
सेलेक्ट द मिनिमम पे रेट फ्रॉम द एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉय वाली टेबल में से जो भी मिनिमम पे रेट है अपना, पहले उसको निकालो, ठीक है, पहले उसको करो, वो जाएगा आउटर क्वेरी में। आउटर क्वेरी में क्या लिखा है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर पे रेट इक्वल्स टू दिस, मतलब सबसे पहले अपन ने क्या करा कि जो पे रेट वाला एट्रीब्यूट था उसमें से क्या करा, सबसे कम वाला जो पे रेट है वो निकाला। अब वो पे रेट अपन ने कहां पे भेज दिया, आउटर क्वेरी में भेज दिया, यानी कि अब एम्प्लॉय में से वो वाला पे रेट अपने को लिखना है जो जिसका पे रेट क्या है, सबसे कम है, वो अपने लिख देंगे। तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। एंड थर्ड वाले में क्या है कि गेट द काउंट ऑफ द डिफरेंट एम्प्लॉयज ऑन द ईच शिफ्ट, हर एक शिफ्ट पे कितने डिफरेंट एम्प्लॉयज है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी सेम चीज होगी। सबसे पहले अपन ने क्या करा, सबसे पहले ड्यूटी एलोकेशन वाली टेबल में से जो शिफ्ट है उसको ग्रुप बाय करा, मतलब ग्रुप कर लिया, ठीक है। शिफ्ट अलग अलग कर ली, नाइट शिफ्ट अलग हो जाएगी, डे शिफ्ट वाले जो कंटेंट्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। देन क्या होगा, देन अपन सेलेक्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। शिफ्ट अपने सेलेक्ट करी, अब ये जो है दोनों ग्रुपिंग जो है वो ऊपर जाएगी, ठीक है। ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि सेलेक्ट शिफ्ट काउंट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नंबर एज एम्प्लॉय काउंट, मतलब कि अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट का काम क्या होता है कि जो भी मतलब वो होता है ना जो सेम वाले आ रहे हैं उनको अलग करने का काम करता है, ठीक है। एंड देन फिर अपन जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय नंबर जो है वो काउंट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये थर्ड क्वेरी अपनी हो जाएगी, ठीक है। यही है, 3 क्वेरीज हैं। पहली वाली में अपने को एक्स वाई जी से ज्यादा पे रेट निकालना था, दूसरे वाले में अपने को लोवेस्ट पे रेट निकालना था, तीसरे वाले में अपने को हर एक एम्प्लॉय का शिफ्ट निकालना था, ठीक है। एंड तो बस ये हो गया। अब इससे अपने को निकल जाएंगे कि डिफरेंट एम्प्लॉयज जो कि हर एक शिफ्ट के अंदर काम कर रहे हैं वो कौन कौन से, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक होने के बाद ये क्वेरी वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है अपने पास, रिकवरेबल स्केड्यूल्स एंड कास्केडलेस स्केड्यूल्स, ठीक है। तो डीबीएमएस में जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं वो कॉन्करेंटली होते हैं। कॉन्करेंटली का मतलब, या देखो ऐसा नहीं कर सकते अपन कि एक ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट होगा, कमिट होगा, उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन होगा, इस तरीके से काम नहीं होता, ठीक है। तो कॉन्करेंटली चीजें होती हैं, और ये जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है उसे अपन बोलते हैं स्केड्यूल। क्या बोलते हैं, स्केड्यूल, ठीक है। जिस तरीके से अपना ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज स्केड्यूल। अब डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए स्केड्यूल जो होता है वो सेफ होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। जो भी अपन एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफली होना चाहिए, ठीक है। अब अपने पास जो है रिकवरेबल स्केड्यूल्स भी होते हैं और कास्केडलेस स्केड्यूल्स भी होते हैं। रिकवरेबल स्केड्यूल्स कौन से होते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो एक ट्रांजेक्शन कमिट होता है फ्रॉम विच इट हैज रीड द डेटा हैज कमिटेड, मतलब कि एक बार अगर डेटा रीड डेटा जो है वो कमिट होगा उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। यानी कि is a schedule in which a transaction commits only after the transaction from which it has read the data has committed, मतलब कि दो ट्रांजेक्शन है पैरेलली चल रही है, ठीक है। दोनों ने आपस में एक दूसरे का डेटा रीड कर लिया, देन पहली वाली कमिट होगी और दूसरी वाली कमिट होगी, ठीक है। इसको ये देखो एग्जांपल दे रखा है अपने को, ठीक है, कि अपने पास एक ट्रांजेक्शन दे रखा है T1 जो है पहले डेटा को रीड कर रहा है, ठीक है। रीड करा एक्स, मान लो कि रीड कर लिया अपन ने, एक्स था, एक्स को रीड करा, एक्स में अपन ने एक्स प्लस 100 कर दिया, अपन ने राइट भी कर दिया एक्स को। देन क्या होगा, ट्रांजेक्शन टू में जो एक्स की वैल्यू है वो जो ट्रांजेक्शन 1 वाली वैल्यू थी वो ट्रांजेक्शन 2 में जाएगी, तो दैट मीन्स कि एक्स में 100 ऐड होके फिर जो है इधर जाएगा, एंड देन अपन उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, और फिर अपन ने एक्स की वैल्यू को लिख दिया, ठीक है। अब होगा क्या, पहले रीड हुआ, राइट हुआ, रीड हुआ, राइट हुआ, फिर ट्रांजेक्शन 1 कमिट होगा, फिर ट्रांजेक्शन 2 कमिट होगा। यानी कि दो ट्रांजेक्शन अगर पैरेलली चल रहे हैं, दोनों ने रीड राइट वाला परफॉर्म कर दिया एंड देन कमिट हो रहा है, ठीक है। तो उसे अपन बोलते हैं रिकवरेबल स्केड्यूल, क्योंकि इसके अंदर अपन है ना, मान लो कि अगर यहाँ पे चेंजेस हो गए तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं, देन अपन कमिट करेंगे, तो डेटाबेस में चेंजेस बार बार नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो है अपने पास दैट इज योर कास्केडलेस स्केड्यूल्स। इसमें क्या होता है कि दूसरा ट्रांजेक्शन जो है वो डेटा रीड ही तब कर सकता है जब उसने पहले वाले ट्रांजेक्शन जो है वो कमिट हो चुका है, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन रीड ही तब करेगा डेटा को जब पहला वाला ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगा, उससे पहले वो अलाउ नहीं करता कि वो रीड करे, ठीक है। कि इसमें क्या होगा, पहले रीड होगा, राइट हो गया, कमिट हो गया, फिर रीड होगा, राइट होगा, कमिट होगा, पहले वाले उसको देख लो, ठीक है, एग्जाम्पल को। तो इस तरीके से काम होगा। एंड
इसमें क्या होगा कि ट्रांजेक्शन रीड्स डेटा रिटन बाय द अनदर अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। यानी कि अगर ये ट्रांजेक्शन वो डेटा रीड कर लेता है जो कि अनकमिटेड ट्रांजेक्शन है, तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। मतलब कि अगर मान लो कि एक का पहले रीड कर लिया, कमिट हुआ ही नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन ही फेल हो जाएगा, वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं कास्केडिंग रोल बैक, और कास्केडलेस स्केड्यूल्स ने इस चीज को सॉल्व किया, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपन ने क्वेरीज डिफाइन करी एंड अपना रिकवरेबल एंड कास्केडलेस स्केड्यूल्स को पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर रिलेशनल सेट ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एंड दूसरा जो है चैलेंजेस इन द डेटाबेस डिजाइन, ठीक है। पहला क्या है रिलेशनल सेट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड दूसरा क्या है कि कौन कौन से चैलेंजेस अपने को फेस करने पड़ते हैं इन द डेटाबेस डिजाइनिंग, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कि अपने दो रिलेशंस को कंबाइन करने के या फिर कंपेयर करने के लिए काम में ली जाते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ये चार ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन। यूनियन में क्या होता है कि इसको एग्जाम्पल अगर ये समझे, ठीक है, तो इसको अपन इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं यू, ठीक है। एंड इसके अंदर होता क्या है कि मान लो कि अपने को ना आर दे रखा है 1 2 3 और एस दे रखा है 2 3 4। तो यूनियन का मतलब क्या है कि इसमें से जो भी इंटरसेक्शन यानी कि जो भी दोनों दोनों जो वैल्यूज दोनों सेट के अंदर आ रही है वो तो हट जाएंगे और बाकी सारा वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा, तो वो यूनियन वाला पार्ट होता है। कि यहाँ पे मान लो 3 अपना जो था दो जगह था, इसमें भी था इसमें भी था, तो एक ही बार आएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से यूनियन सेट होता है ये। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट के बीच में जो भी कॉमन पार्ट है वो आता है, कि जैसे इसमें ना 1 2 3 दे रखा है एंड इसमें 2 3 4 दे रखा है, तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है 2 और 3, ठीक है। देन अपने पास क्या है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस कौन सा होता है, सेट डिफरेंस बताता है कि दोनों के बीच में, दोनों सेट के बीच में कौन सा डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। जैसे इसमें 1 2 3 था, उसमें 2 3 4 था, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे आर और एस में से देखेंगे, मतलब आर की कौन कौन सी वैल्यू है जो एस में नहीं है, आर की कौन कौन सी वैल्यू है जो एस में नहीं है। अपने को एस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन को ये फाइंड आउट करना है कि आर की कौन कौन सी वैल्यू जो एस में नहीं है। तो आर की कौन सी वैल्यू नहीं है, 1 जो है वो एस में नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली अपन क्या करते हैं कि दो सेट को आपस में प्रोडक्ट करवाने का काम, जैसे आर आर अपने को दे रखा है 1 2 और एस अपने को दे रखा है एक्स वाई। तो आर इंटू एस करेंगे तो क्या होगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करवाया, 1 को y से मल्टीप्लाई करवाया, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया, 2 को y से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है। तो ये चार अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि डेटाबेस डिजाइनिंग में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, पहला डेटा रिडंडेंसी, कि डेटा जो है डुप्लीकेट डेटा बार बार आ सकता है। दूसरा डेटा की इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, मतलब कि सेम डेटा जो है वो डिफरेंट वैल्यूज में शो हो रहा है, कि एक टेबल है जिसके अंदर अंजलि के जो क्लास है एक जगह सेकंड ईयर दे रखा है, एक जगह थर्ड ईयर दे रखा है, दैट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। कीज को चूज करने में डिफिकल्टीज आ सकती है, कौन सी फॉरेन की है कौन सी प्राइमरी की है, उन सबको चूज करना, ठीक है। रिलेशनशिप्स जो अपन मैपिंग करते हैं एंटिटीज के बीच की, वो डिफरेंस होता है। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली वही रिडंडेंसी वगैरह को बैलेंस करना। सिक्योरिटी डेटाबेस को सिक्योर करना। परफॉर्मेंस फास्ट क्वेरी एग्जीक्यूशन, मतलब कि क्वेरी कितना जल्दी एग्जीक्यूट हो वो भी प्रॉब्लम होती है। स्केलेबिलिटी ग्रोथ कई बार रुक जाती है, वो भी एक चैलेंज है, ठीक है। डेटा की करेक्टनेस को मेंटेन करना और यूजर की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, ये सारे जो है डेटाबेस डिजाइन के अंदर चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं और थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज लॉग बेस्ड रिकवरी एंड इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन क्या होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे बता दिया था बी सेक्शन वाले क्वेश्चन में। एंड दूसरा क्वेश्चन जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा के इन सारे पॉइंट्स को अपने को डिफाइन करना है, रीनेम, नेचुरल जॉइन, प्रोजेक्शन और ग्रुपिंग, ठीक है। तो इसको अपन शॉर्ट में समझे, लॉग बेस्ड रिकवरी वही होती है कि एक लॉग फाइल बना दी और उसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, रादर देन कि पूरा ट्रांजेक्शन जो है अपन डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉग फाइल के अंदर क्या होता है कि लॉग फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स रहता है, पहले ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, अपडेट हुआ, कमिट हुआ, फिर रोल बैक भी करना होता है तो वो डायरेक्टली हो जाता है। तो इसमें एक ही ऑपरेशन होता है अपने पास, कौन सा, रीडू, अंडू का ऑप्शन ही नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि दिस हेल्प्स द सिस्टम रिस्टोर द डेटाबेस टू द करेक्ट स्टेट आफ्टर द क्रैश, मतलब कोई मान लो कि सिस्टम क्रैश हो गया तो उस केस के अंदर डेटाबेस को रिस्टोर करने के लिए अच्छा होता है, ठीक है। जब भी डेटाबेस ट्रांजेक्शन जब भी ट्रांजेक्शन वैल्यू को अपडेट करता है तो सबसे पहले जो ओल्ड और न्यू वैल्यू है वो
लॉग फाइल में अपडेट होंगी एंड देन फिर कमिट होती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा कैसे जाता है ये T1 x ओल्ड वैल्यूज की और न्यू वैल्यूज की, ठीक है, कि T1 ने चेंजेस करे, लेट सपोज वैल्यू x की 100 और 200, ठीक है। तो देन लॉग एंट्री विल बी, कैसे होगी लॉग एंट्री, पहले T1 फिर x फिर उसकी जो पुरानी वैल्यू थी फिर उसकी जो नई वैल्यू थी, ये लॉग फाइल में चेंजेस होंगे। इमीडिएट मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि डायरेक्टली अपन ने क्या करा, राइट ऑपरेशन कर दिया इन द ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हुआ लेकिन डेटाबेस में पहले चेंजेस हो सकते हैं। इसमें दोनों टेक्निक्स होती हैं, अंडू भी होता है, रीडू भी होता है, ठीक है। तो रीडू जो है परफॉर्म करते हैं अपन जो अपने को नई वैल्यू लिखनी होती है, अंडू अपन परफॉर्म करते हैं कि अपने को ओल्ड वैल्यू को रिस्टोर करवाना है, ठीक है। जिसकी ओल्ड वैल्यू अपनी x की 100 है और T1 जो है वो 200 में चेंज हो गया, तो ट्रांजेक्शन कमिट करेंगे, रीडू करेंगे तो 200 आ जाएगा और कमिट अंडू करेंगे तो 100 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना इमीडिएट और वो हो गया। देन अपन बात कर लेते हैं रिलेशन और ऑब्जेक्ट अलजेब्रा के ऑपरेशंस की। तो इसमें जो होता है ये प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज में काम में लिया जाता है एंड इसमें जो है ऑपरेशंस होते हैं जैसे रीनेम, नेचुरल जॉइन, प्रोजेक्शन और ग्रुपिंग, ठीक है। रीनेम में क्या होता है, रीनेम के अंदर जो भी अपना डेटा होता है, मतलब जो भी नेम एट्रीब्यूट का अगर नेम चेंज करना तो अपन रीनेम से करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने को दे रखा है कि एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी है, ठीक है। अब अपन क्या करना चाहते हैं कि इसका जो एम्प्लॉय है उसको अपन EMP से चेंज करना चाहते हैं, तो पहले सिंबल आ जाएगा एंड देन इस तरीके से सिंटैक्स इसका लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है कि ये दो रिलेशंस को कंबाइन करने के लिए काम में लिया जाता है ऑन देयर कॉमन एट्रीब्यूट, मतलब उनका जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसके बेसिस पे अपन दो रिलेशंस को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि R जो है अपना A, B है, ठीक है, जिसमें 1x और 2y लिख रखा है, और जो S है वो अपना BC है जिसमें x की 100 x 10 और y 20 लिख रखा है। तो R ज्वाइन क्या होगा, R ज्वाइन होगा 1x 10 और 2y 100। तो ये नेचुरल ज्वाइन हो गया कि अपन ने तीनों वैल्यूज को एक साथ लिख दिया। प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू सिलेक्ट ओनली द रिक्वायर्ड कॉलम्स। अगर अपने को एक पर्टिकुलर कॉलम ही रिक्वायर्ड कॉलम्स का फाइंड आउट करना है या फिर सिलेक्ट करना है इन द टेबल, तो अपन यूज करते हैं प्रोजेक्शन का। एंड इसके अंदर इस तरीके से इसका सिंटैक्स लिखा जाता है, ठीक है। देन ग्रुपिंग बेसिकली अपने को बहुत सारे टपल्स है उनको ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जैसे सम, काउंट, एवरेज, ये सारा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग हो जाती है। तो ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। लॉग बेस्ड रिकवरी निकाल ली, इमीडिएट निकाल लिया और जो भी रिलेशन ऑपरेटर्स है उनको देख लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज अपने को क्लोजर फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग सेट एफ ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज फॉर द रिलेशनल स्कीमा, ठीक है। अब देखो क्लोजर अपन फाइंड आउट करते क्यों है बेसिकली, ठीक है। तो क्लोजर क्या होता है बेसिकली कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से अपन गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज में, यानी कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से अपन गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के थ्रू कितने एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज क्लोजर, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली कैंडिडेट की को फाइंड आउट करने के लिए, फिर अपन जो बोलते हैं प्राइमरी की को फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया जाता है। एंड देन अपने को मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज एंड 3NF निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं क्लोजर वाले पार्ट पे। देखो इसका अगर क्लोजर निकालना है ना तो सिंपल सा मतलब ये है कि देखो फंक्शनल डिपेंडेंसीज पढ़ो, ए से क्या हो रहा है, बी से डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। ए से बी से डिटरमाइन हो रहा है, सी डी से ई डिटरमाइन हो रहा है, बी से डी हो रहा है और ई से ए हो रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो अपने पास ए दे रखा है जिससे बी से डिटरमाइन हो रहा है, तो सबसे पहले तो ए का क्लोजर निकाल लो। ए के क्लोजर को अपन ए प्लस से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, ए प्लस से लिखते हैं, ठीक है। तो ए अगर बीसी को डिटरमाइन कर रहा है तो ए से अपने को कौन कौन मिल रहा है, ए, बी और सी। अब देखो नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या हो रहा है, बी से डी मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि ए से अपन ए, बी, सी, डी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें तो सी और डी भी अपने पास आ चुका है, अब तो सी और डी से अपन ई डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ई भी डिटरमाइन हो जाएगा, तो ए बी सी डी ई भी हो जाएगा, तो इसका भी क्लोजर निकल गया, ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट में अगर ये देखें तो अगर ये अपने पास ए अगर ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो अपन उससे अपन सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को निकाल सकते हैं, तो दैट मीन्स ए इज योर कैंडिडेट की, ठीक है।
अब देखो, अब अपन जो नेक्स्ट क्लोजर निकालेंगे ना वो अपन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। जैसे ए से ई डिटरमाइन हो रहा था, यानी कि अपने को दे रखा है कि ई से जो है ए भी डिटरमाइन हो रहा है, तो अपन ई भी चेक कर सकते हैं कि ई भी अपना कैंडिडेट की हो सकता है, अगर ए अपना कैंडिडेट की है। तो वही चीज कर रहे हैं कि ई से अपना ए निकला, तो सेम वे में ई और ए अपने को निकल रहा है, फिर ए से बी से डिटरमाइन हो रहा है तो बी सी आ जाएगा, फिर बी से अपना डी डिटरमाइन हो रहा है तो बी डी आ जाएगा, एंड देन तो इस तरीके से अपना ए बी सी डी ई, इस ई एट्रीब्यूट अगर ये अपने पास है तो अपन उससे पांचों निकाल सकते हैं, तो वो भी अपना क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा। अब ई भी होता है, ए भी हो रहा है, और ए से जो है मतलब क्या है कि सी डी से ई डिटरमाइन हो रहा है, तो अगर ए डिटरमाइन हो रहा है ई से, ई डिटरमाइन हो रहा है ए से, तो अपन ये भी तो देख सकते हैं ना कि सी डी भी हो सकता है, क्योंकि सी डी से ई भी डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। तो सी डी से सी और डी तो मिल ही रहा है, फिर सी डी से ई मिल रहा है तो सी डी ई हो गया, देन ई से अपने को ए मिल रहा है तो सी डी ई ए हो गया, और ए से बी सी हो रहा है तो बी सी हो गया। दैट मीन्स कि अपने यहाँ पे तीन कैंडिडेट की है, ठीक है, ए ई और सी डी, ठीक है। तो सी डी इज ऑल्सो योर कैंडिडेट की। तो क्लोजर्स कैसे ऑब्टेन हुए, ए प्लस में भी तीनों हो रहे हैं, ई प्लस में भी तीनों हो रहे हैं, ये भी तीनों हो रहे हैं, तो कैंडिडेट कीज अपने तीन कैंडिडेट कीज निकल गई हैं। बाकी दोनों में से कोई अपने पास वो नहीं हो रहा कि भाई उसके क्लोजर्स अपने को ये मिल रहा है, तो अपने बाकी सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के क्लोजर्स निकालने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन शॉर्ट नोट्स पे आ जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या है कि पहला है अपने पास मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ना मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी देख लेते हैं। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है कि जब एक एट्रीब्यूट जो है डिटरमाइंस द मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, मतलब दूसरे एट्रीब्यूट की अलग अलग वैल्यूज को अगर ये एक एट्रीब्यूट एक टेबल का निकाल सकता है तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए जो है वो बी की मल्टीपल वैल्यूज को डिटरमाइन कर पा रहा है। अब स्टूडेंट में अपने को नेम, हॉबी और लैंग्वेज तीनों मिल रही है, ठीक है। अब अगर ये स्टूडेंट की मल्टीपल हॉबीज है, भाई स्टूडेंट तो एक ही है लेकिन उसकी हॉबीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल हॉबीज को अपन मल्टी लैंग्वेज, मतलब नेम की हॉबी भी है, नेम की लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो जैसे हॉबी भी अलग अलग हो सकती है, डांसिंग, सिंगिंग, और लैंग्वेज भी इंग्लिश, हिंदी कोई भी हो सकती है। तो हॉबी और लैंग्वेज क्या है, इंडिपेंडेंट है, और दोनों ही किसके थ्रू अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, नेम के अकॉर्डिंग। तो वो होती है अपनी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ठीक है। और इसकी जो डेटा रिडंडेंसी होती है ना, बेसिकली 4NF से अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है 3NF। 3NF में क्या होता है कि अगर की रिलेशन 3NF में है, यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, तो पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए डेटा, ठीक है। एंड दूसरा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है कि लेट सपोज ए इज रिलेटेड, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ठीक है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, वाई इज रिलेटेड टू जेड, तो एक्स इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू जेड। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए कि एक ये होता है अपना ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसी भी टेबल के अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म काम करता है। ओके सो इसके अंदर बेसिकली वही चीज है कि आपके पास एक स्टूडेंट दे रखा है, ठीक है, स्टूडेंट एंटिटी दे रखी है, उसका आपके पास रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट सब कुछ दे रखा है, ठीक है। अब इसमें डिपेंडेंसीज कैसे आ रही है कि रोल नंबर जो है वो डिपार्टमेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट नेम पे डिपेंड कर रहा है। भाई रोल नंबर से ही अपन डिपार्टमेंट आईडी फाइंड आउट करेंगे और डिपार्टमेंट आईडी से ही डिपार्टमेंट नेम फाइंड आउट करेंगे, तो बेसिकली रोल नंबर से अपन डिपार्टमेंट नेम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या आ गई अपनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और ये जो है ये 2NF के अंदर है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे अपन दो स्प्लिट कर लेंगे टेबल्स को। पहला स्टूडेंट एंड दूसरा डिपार्टमेंट। स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट आ जाएगा, और डिपार्टमेंट वाली जो एंटिटी होगी उसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा। तो इससे क्या हो गया, अपना जो ब्रेकडाउन होने की वजह से अपना जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाली चीज थी वो खत्म हो गई,
ठीक है। तो दिस इज द 3NF, ठीक है। ये एग्जाम्पल, अब इसी के अंदर, अब इसी को आप है ना टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो कि अपन ने ना एक टेबल ये बना ली, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट, रोल नंबर, डिपार्टमेंट आईडी ऐसे आ गया, एंड दूसरी टेबल जो अपनी वो डिपार्टमेंट आईडी की बन जाएगी। तो इस तरीके से अपन टेबल्स बना के भी शो कर सकते हैं। डिपेंड्स कि भाई आप कितना लंबा क्वेश्चन को करना चाहते हो एंड कितना इसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। मेजर चीजें समझना, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। एंड की पॉइंट्स की अपन बात करें तो वही है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर देता है, रिडेंडेंसी कम हो जाती है, कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फुल एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डेडलॉक हैंडलिंग, ठीक है। डेटाबेस रिकवरी स्कीम्स, ट्रिगर्स एंड एक्टिव डेटाबेसेस, स्कीमा रिफाइनमेंट एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ठीक है। चारों के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो एक तरीके से माने तो एक जो आपका पार्ट है दैट इज ऑफ द 2.5 मार्क्स, ठीक है। तो उस तरीके से लिखना है अपने को, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डेडलॉक हैंडलिंग की। डेडलॉक हैंडलिंग क्या होता है? डेडलॉक हैंडलिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि एक आप और एक आपका फ्रेंड है, आपके पास पेन है, फ्रेंड के पास कॉपी है, ना आप पेन देना चाह रहे हो ना वो कॉपी देना चाह रहा है, काम दोनों का ही रुका पड़ा है, दैट इज अ डेडलॉक कंडीशन, ठीक है। तो इसमें यही है कि जब दो या फिर दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को रिलीज करने का वेट करते हैं कि आपके पास भी रिसोर्स है, आपके फ्रेंड के पास भी रिसोर्स है, अगर कि दोनों मर्ज हो जाए तो काम हो सकता है एक जने का, लेकिन हम काम देना ही नहीं चाहते, हम दोनों ही रिलीज नहीं करना चाहते। वो बोलता है तू रिलीज कर, मैं बोलता हूँ मैं रिलीज नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो चीज चल रही है। तो ये कब होता है? जब कॉन्करेंसी कंट्रोल करते हैं अपन, ठीक है। जब ट्रांजेक्शन जो है वो डेटा आइटम्स को लॉक करके बैठ जाते हैं, ठीक है। जैसे T1 है, उसने T1 लॉक्स डेटा आइटम A एंड वेट्स फॉर B, मतलब एक T1 ट्रांजेक्शन है जिसमें A जो है A आइटम को लॉक कर रखा है, B को वेट कर रहा है, और T2 जो है वो B आइटम को लॉक कर रखा है और A का वेट कर रहा है। काम दोनों का ही नहीं हो पा रहा, दैट इज अ डेडलॉक कंडीशन। अब इसके अंदर अपन सबसे पहले डेडलॉक प्रिवेंशन, मतलब इसको हैंडलिंग करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, भाई ये चीज तो अपन टॉलरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अपना सिस्टम जो है वो फेलियर हो रहा है एक तरीके से देखी जाए तो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले होता है अपना डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या होता है कि सिस्टम में अपन इस तरीके से बनाए कि डेडलॉक कभी अकर ही ना हो। दूसरा होता है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस में ये होता है कि अपन ने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करो कि जो है ये डेडलॉक वाली सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, अवॉइड ही कर दो, ठीक है। एंड थर्ड है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अगर भी मान लो कि इनकेस डेडलॉक हो भी जाता है तो उसको कैसे रिकवर करना है, कैसे उसको अबॉर्ट करना है ट्रांजेक्शन, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें अपन प्रायोरिटी वाला केस लगा देते हैं फिर, क्या ना भाई जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी वो वाला पहले कवर होगा एंड देन फिर दूसरा होगा, ठीक है। तो ये अपना डेडलॉक वाला हो गया। देन अपन बात करें डेटाबेस रिकवरी सिस्टम्स। डेटाबेस रिकवरी सिस्टम्स की मान लो कि डेटाबेस अब को अपने को दोबारा से रिस्टोर करना है, ठीक है, फेलियर के बाद। तो इसके लिए अब फेलियर किसी भी तरीके से हो सकता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, पावर फेलियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें अपन रिकवरी स्कीम्स कौन कौन सी लगाते हैं? लॉग बेस्ड रिकवरी, जो अपन ने अभी पढ़ी थी कि लॉग फाइल में अपन ने पहले डेटा लिखा एंड देन फिर उसको अपन अनडू या फिर रीडू कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है चेक पॉइंट रिकवरी। चेक पॉइंट रिकवरी का मतलब क्या होता है कि अपन ने डेटाबेस की जो स्टेट्स हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स पे अपन डेटा को ऑलरेडी सेव करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो रिकवरी टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब कि मान लो कि अपन ने 4 चेक पॉइंट्स लगाए, अब अपन ने 3 चेक पॉइंट्स का डेटा ऑलरेडी हो चुका है डेटा, एंड जो 4th चेक पॉइंट पे जो है फेलियर हो गया सिस्टम का, तो अपने 3 चेक पॉइंट्स ऑलरेडी जो है सेव होके रह जाएंगे, एंड जो चौथा चेक पॉइंट होगा वहां पे अपने को डेटा को रिकवर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिकवरी टाइम थोड़ा सा बच जाता है। एंड थर्ड होता है शेडो पैगिंग। इसमें क्या होता है, अपन कॉपी ऑफ शेडो पेजेस की कॉपी यूज करते हैं और इसमें लॉग फाइल नहीं काम में लेते हैं, ठीक है। देन है अपने पास ट्रिगर्स एंड एक्टिव डेटाबेसेस। ट्रिगर्स या फिर एक्टिव डेटाबेसेस क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है, दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन द स्पेसिफिक इवेंट अकर्स इन द डेटाबेस। मतलब कि कोई भी डेटाबेस में अगर एक स्पेसिफिक इवेंट हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोसीजर को क्या कर सके, ऑटोमेटिकली स्टोर कर सके, ठीक है। ट्रिगर इज बेसिकली दैट। जैसे कि इवेंट्स दैट एक्टिवेट ट्रिगर, मतलब कौन से इवेंट्स है जिसकी वजह से ट्रिगर एक्टिवेट होता है? इंसर्ट करना है अपने को, अपडेट करना है, फिर डिलीट करना है। मान लो कि एक नया एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसमें इंसर्ट इनटू द एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में अपने को एक नया एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है उसको डालना है, तो अपन ट्रिगर क्या करेंगे,
ट्रिगर जो है वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन ऑडिट कर लेगा, ठीक है। एक्टिव डेटाबेसेस क्या होते हैं कि द डेटाबेसेस दैट कैन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू सर्टेन इवेंट्स, मतलब कुछ इवेंट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर जाएगा द डेटाबेसेस, तो वो कहलाते हैं अपने एक्टिव डेटाबेसेस, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास स्कीमा रिफाइनमेंट एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी। स्कीमा रिफाइनमेंट बेसिकली यही होता है कि अपन ने जो भी डेटाबेस की टेबल्स वगैरह बनाई है उसमें अपन रिडंडेंसी मतलब जो भी एक्स्ट्रा डेटा है उसको कम कर सके, इनकंसिस्टेंसी को कम कर सके, जो भी एनोमलीज आ रखी हैं, लेट सपोज अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई या फिर डेटा इनकंसिस्टेंट हो रहा है या फिर डिलीट करने में हो रही है वो चीज, तो वो सारी चीजों को कवर अप करने के लिए अपन स्कीमा रिफाइनमेंट का यूज करते हैं। एंड ये अपन किसके थ्रू करते हैं? थ्रू द नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपने पास है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक रिलेशन होता है बिटवीन द एट्रीब्यूट्स एंड वन एट्रीब्यूट टू द अनदर, मतलब एक एट्रीब्यूट के बीच में दूसरे एट्रीब्यूट का कौन सा रिलेशन है, किस तरीके से डिटरमाइन कर रहे हैं, वो अपने को फंक्शनल डिपेंडेंसी बताती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक रिलेशन है स्टूडेंट जिसमें रोल नंबर, नेम और कोर्स दे रखा है, तो रोल नंबर जो है उससे अपन नेम भी डिटरमाइन कर सकते हो, कोर्स भी डिटरमाइन कर सकते हो, तो वो अपने फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। और ये नॉर्मलाइजेशन कैंडिडेट की इसको फाइंड आउट करने में इन सब चीजों में यूज ली जाती है, ठीक है। ये चारों के बीच में शॉर्ट नोट्स लिखने थे, अपन ने लिख दिए, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल PYQ ऑफ 2024 एंड वीडियो को एंड तक देखना, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, ठीक है, रादर देन कि पूरी थ्योरी पढ़ रहे हो। टॉपिक्स को समझो एंड देन खुद से बनाओ, मेन लॉजिक समझो, ठीक है। एंड हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना। ए सेक्शन को 4 to 5 लाइन्स में कवर अप होता है, बी सेक्शन ऑलमोस्ट 1 to 2 पेजेस एंड सी सेक्शन आपका 3 to 4 होने चाहिए अगर ये अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट से जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा एंड एग्जाम्स कैसे गए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।